तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस जूम लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्ज़ाम, साथ ही साथ कई सारे साथी जो प्रमोशन एग्ज़ाम दे चुके हैं वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू में किन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, कैसे शब्दों का चयन किया जाता है और किस तरीके से हमको जवाब देना चाहिए और किन किन पैरामीटर पे सवाल पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। वाह, श्रीदेवी जी नमस्कार कर रहे हैं। देखिए चाय वाय भी पीछे किचन में दिख रहा है, किचन टाइप का है ना। श्रीदेवी जी, मजा आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। अच्छा वाह, लग रहा है सर। अभी 25 को है हमारा एग्जाम। अरे वाह, आज तो कुछ मजा आ गया होगा आपको गार्निशी ऑर्डर पढ़ने में, अटैचमेंट ऑर्डर हाँ पढ़ने सर। सर वो बेहतर रहता कि आप गार्निश ऑर्डर क्लास ले लेते। सब पढ़ा मैडम चुका हूँ वो। मैं, हाँ गार्निशी ऑर्डर सर। सब पढ़ा चुका हूँ, अटैचमेंट हाँ ऑर्डर सर। पढ़ा चुका हूँ। और जिसमें राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन भी है, राइट ऑफ सेटअप, सारी चीज़ें, जितने सारे सवाल बनाए मैंने ही सवाल बनाए हैं, उन पर सारा सेशन हो चुका है। हाँ सर। कुछ सेशन में आप लोगों को ऐसे छोड़ता हूँ जहाँ पर नाव भी आपकी है, पतवार भी आपके हाथ में है और तैरना आपको आता नहीं है तो आप लोग ना, वो इसलिए कि आपके माइंड पे आपको जोर चले और आप देख पाएं, इसलिए कोई बात नहीं। हाँ आप सर। लॉगिन सेक्शन में जाके गार्नेसी ऑर्डर एक बार देख लीजिएगा, हाँ सर। मैं भी समझा दूंगा किसी दिन सेशन में। तो आज इंटरव्यू के लिए चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे साथी जो हैं कल इंटरव्यू देंगे, आने वाले समय में इंटरव्यू देने वाले होंगे। सुमित कुमार जी, कैसी चल रही तैयारी आपकी? सुमित कुमार जी हैं, कौन से कैनरा बैंक से हैं? हाँ जी सुमित जी। हाँ सर, अच्छी चल रही है सर। अच्छी चल रही है, वाह, आपको तो बहुत नमस्ते बहुत बधाई। आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करके अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कल इंटरव्यू है आपका? Congratulations। जी सर। ओके ओके। तो कल इंटरव्यू है आपका, मैं जानना चाहूँगा कि क्या क्या तैयारी आपने कर ली हम्म। सर तैयारी तो कर ली है सर। अब आपको सर जज करना है कि कितनी कितनी मेरी तैयारी अच्छी है और मेरी ओके तैयारी और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए उसमें। सर ये तो आप जज करके बताएंगे सर। ओके। तो पहले बताइए आप सुमित जी, अपने बारे में बताइए जरा। सर मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं हरदा जिले के कनारदा गांव के ब्रांच में मैं 10 जून 2019 से कार्यरत हूँ। मेरी पहली ज्वाइनिंग कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के मुगुरु शाखा में हुई थी 14 जुलाई 2016 को। अभी मैं अब कैश काउंटर संभालता हूँ, कासा देखता हूँ और जो डेली जो कैश कैश काउंटर सर्विसेज हैं वो सब मैं करता हूँ सर। ओके, कैश ऑपरेशन में करते हैं। जी ओके, सर। आप बताइए कैश रिटेंशन लिमिट कौन डिसाइड करता है? कैश रिटेंशन लिमिट जो है ब्रांच की, कौन निर्धारित करता है और कितनी होनी चाहिए? आरबीआई श्योर नहीं हूँ बट सर आरबीआई। कैश रिटेंशन लिमिट जो है आपकी शाखा की कितनी है, आपको पता है? आप 10 लाख सर। 10 लाख है। और वो रिटेंशन लिमिट जो है वो क्यों रखी जाती है और ये कौन डिसाइड करता है, इसके बारे में डिटेल आपको जानकारी नहीं है, ये कह रहे हैं ना? मैं ये थोड़ा सा जान रहा हूँ कि उस पे ये इंश्योरेंस रहते हैं हम्म। लिमिट पे। इसलिए हमें वो बार बार मैसेज आता है कि अपने कैश का जो लिमिट है बना हुआ है उतना ही कैश रखना है। तो अगर कुछ होता है तो मतलब हमें इंश्योरेंस के माध्यम से वो रिकवर हो जाएंगे, अन्यथा ज्यादा रहेगा तो फिर हमें कोई नहीं मिल पाएंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। कैश जो है वो एसेट है कि लायबिलिटी है? कैश इन हैंड जो है, जी जो सर। आप डेन करते हैं, तो कैश इन हैंड है वो किस हिस्से में बैलेंस शीट के दिखाया जाता है? सर वो तो लाइबिलिटी भी है सर, एसेट भी है सर। हैं, लायबिलिटी है कैश इन हैंड कैश किस तरह? कैश इन कैश हैंड जो है, जो किस तरह बैलेंस शीट के एक ही हिस्से में दिखाया जाएगा ना, दोनों तरफ थोड़ी दिखाया जाएगा। नहीं नहीं, हाँ वो तो वहां पे सर तो हम्म। वहां पे तो लाइबिलिटी हो जाएगी एसेट क्या सर। होता है? एसेट होता है कि जो ऐसा जो चीज है जो कैश के रूप में हो आपके पास, या कैश के रूप में कन्वर्ट हो जाए, या आपके पास आने वाला पैसा है, उसको बोलते हैं एसेट। तो कैश जो है जी कैश के सर। रूप में है तो आपका एसेट होगा, एसेट साइड दिखाते हैं।
लेकिन एसेट साइड जब दिखाएंगे तो एसेट में क्या होता है, इनकम होनी चाहिए, है ना, इनकम होनी चाहिए। ये इनकम होती नहीं है, इसलिए इसको कम रखा जाता है, आइडल एसेट माना जाता है। ठीक है। जी सर। चलिए अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कैशियर होने के नाते आप व्यवसाय वृद्धि में अपने शाखा के में क्या क्या ऐसे काम करते हैं जिससे कि शाखा का व्यवसाय बढ़ता हो। सर अकाउंट अकाउंट ओपन करते हैं, हम्म। और उसके बाद अच्छी अच्छी सर्विस देने की कोशिश करते हैं। ओके। अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देंगे तो वो कस्टमर 10 कस्टमर को हमारी ब्रांच में लेके आएगा, तो जिससे कारण हमारा हमारा फिर अकाउंट और भी अकाउंट ओपन होगा, तो फिर उसमें डिपॉजिट भरेंगे, इस तरह से हमारा कासा कासा बढ़ेगा सर। अच्छा, मतलब ये 10 क्यों, उससे ज्यादा नहीं, मतलब 10 ही आपने ऐसा क्यों अपने आप को बांध के रखा है। जैसे मैंने सर मैं बोला, जैसे एक एक 10 को लाएंगे, फिर वो 10 को लाएंगे सर, इस तरह सीरीज बता रहे हैं सर। फिर अच्छा वो वहाँ, फिर 10, फिर वो 10, फिर 10, इस तरह अच्छा से सर। 10-10 का वहाँ बांध के रखा है आपने ना ऐसे। ओके। नहीं ऐसा बांधना नहीं, मैंने हाँ, एग्जाम्पल अच्छा एक बताया था एग्जांपल सर। दिया। ओके, ठीक बात है। तो एक आपने बोला कि ग्राहक सेवा आप अच्छा करते हैं, और उसके अलावा और कोई है पहल जो जिससे आपकी शाखा के व्यवसाय में आपका योगदान कह सकते हैं आप, कि इसके सर बाद मैं योगदान करता हूँ। रिकवरी में सर, रिकवरी में सहयोग करते हैं सर, अच्छा, बिजनेस किस लाने में तरह से सहयोग सहयोग करते होता है हैं। रिकवरी में। रिकवरी में सर कस्टमर को फोन करते हैं, जिनका लोन ये रिपेमेंट रह जाता है, तो उनको फोन करके हम बुलाते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से रिकवरी में थोड़ा मदद करते हैं। ओके। और आपके ब्रांच का एनपीए कितना है। मेरे ब्रांच का एनपीए सर तो 61 लाख है सर। ओनली 61 लाख, और एडवांसेस कितना है। 61। एडवांसेस है सर 19 करोड़ है सर। 19 करोड़ में केवल 61 लाख एनपीए है ना। जी सर। सबसे बड़ा एनपीए अकाउंट होल्डर का नाम क्या है और कितना आपका वो उसका आउटस्टैंडिंग है। सबसे बड़ा ये एनपीए कस्टमर का नाम है सर, अमर अमर सिंह नाम है सर उनका। ये अमाउंट तो नहीं याद आ रहा है सर, लेकिन ओके। क्या केसीसी लोन है उनका है उनका, सर। कौन सा लोन है। केसीसी किसान केसीसी क्रेडिट लोन कार्ड है, है सर। तो कितना बड़ा लोन होगा फिर चाहे वहाँ पर केसीसी का। नहीं सर, वो बहुत बड़े बड़े कस्टमर हैं सर, कि जिनके पास 40 एकड़ 50 एकड़ इस तरह की जमीनें हैं सर। ओके। तो केसीसी में जब एनपीए हो जाता है तो किस तरह से वसूली की जाती है, टूल्स बताइए। केसीसी अगर एनपीए हो जाएगी तो फिर हम्म। फिर तो क्या उसके ही लिए तो वसूली सर, होगा, फिर तो वसूली ही नहीं होगा, है ना। ठीक है। हाँ सर वो तो समस्या है सर उसमें। समस्या है। ओके, समझ गया, समझ पा रहा हूँ समस्या है। ओके। अभी मैं जानना चाहूँगा कि वसूली नहीं होती है तब बैंकें कौन सी कदम उठाते हैं। वसूली नहीं हो पाया किसी एनपीए खाते में तो बैंक जो है लास्ट में ये कौन सा पहल करते हैं। ओटीएस ओटीएस करते हैं सर। ओके, क्या है ओटीएस, जरा सरल भाषा में समझाएंगे। ओटीएस सर, ओटीएस का फुल में वन टाइम सेटलमेंट है सर। तो हम्म। उसमें उसमें देखते हैं कि कस्टमर अभी किस कैटेगरी में है, उस हिसाब से सर उसका ये निकालते हैं कि कितना इनका वैल्यू होता है। जनरली ओके। सर उसमें हम प्रिंसिपल को ही निकालने की कोशिश करते हैं सर, और हम्म। इंटरेस्ट और चार्ज को सर वेव करते हैं सर उसमें। अच्छा। ओके। तो आप बता सकते हैं आपके शाखा प्रबंधक कौन से स्केल के हैं। शाखा प्रबंधक सर स्केल 2 है सर। ओके, उनका सेक्रीफाइस कितना रुपए का है, उनका ओटीएस पॉलिसी के अनुसार उनका सेक्रीफाइस कितना रुपए का है, कितने लिमिट है उसका, डेलीगेशन पावर कितने का है। ये नहीं पता सर, सॉरी हम्म। सर। ओके, ये नहीं पता है ना। चलिए, और आप को हम क्यों चुने कि आप प्रमोशन पद के लिए अपनी दावेदारी क्यों प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्या आपके पास है जिससे कि आप अपनी दावेदारी को योग्यता साबित करने के लिए आप दावेदार हैं। सर मैं सर केनरा बैंक में सर मैं लगातार 5 साल से मैं इसमें कार्यरत हूँ सर। मैं हम्म। मैं अपनी ईमानदारी से सर, अपनी क्षमता अनुसार बैंक में काम करता हूँ। हम्म। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरी मेरी जिम्मेवारी बढ़े, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाना चाहता हूँ। हम्म। बहुत सारे चीज़ों में हम उसमें काम नहीं नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं, दायरा को बढ़ाना चाहते हैं।
अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहते हैं और अपने समाज में अपने उसमें अपना रिस्पेक्ट थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, फैमिली में भी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सर बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए सर हम प्रमोशन चाहते हैं। लेकिन ये तो आपका योग्यता नहीं है, ये तो आपकी इच्छा है जो मैं पूछा। ऐसी कौन सी सामर्थ्य शक्ति है जिसके बदौलत आप अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं कि मुझे ये पद मिलना चाहिए? मैंने उसकी बात कही। सर मैं 5 साल से बैंक में काम कर रहा हूँ, तो मैं बैंक को सर उस सारे काम को मैं अच्छी से समझ रहा हूँ सर। मैं अच्छी से मैं उस सारे काम को कर सकता हूँ। हम्म। अब मैं सर ये चाहता हूँ कि सर जैसे लोन है, चाहे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें मैं नहीं कुछ कर पाता हूँ, मैं उसमें उस काम करने के लिए मैं अपने को योग्य मानता हूँ, अपने आप को योग्य समझता हूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्रमोशन हो तो मैं वो सब काम कर पाऊंगा मैं। ओके, मतलब जैसे अपने आप लोन हो की। गया। ओके, लोन हो गया। और क्या? और और भी सर, और भी काम है जो कि हम लोग नहीं कर पाते हैं सर। काउंटर जैसे कभी रिकवरी के लिए जाना है, कहीं और जाना है, तो कैश पे बैठे रहते हैं तो कहीं जा नहीं सकते हैं। तो ये सब सर नहीं कर पाते हैं। ओके, आप अपने बैंक की कोई सी ऐसी डिपॉजिट स्कीम्स के बारे में बताइए जिस पर ब्याज दर हाईएस्ट है, जिसे आप एक ग्राहक को बताना चाहेंगे। अभी सर नया में आया है सर, ये कैनरा 400 डेज आया है सर, जिसका हम्म। मतलब सीनियर सिटीजन को 7.75% है सर। ओके, वो कॉलेबल डिपॉजिट है, नॉन कॉलेबल डिपॉजिट है? अ, दोनों है सर उसमें सर, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है सर। कितना कितना अमाउंट है, मिनिमम डिपॉजिट कितना है? 2 करोड़ है सर। 2 करोड़ सर कॉलेबल है। और हम्म। नहीं सर, तो आप गलत पंद्रह नहीं कर लाख रहे? 2 करोड़ मतलब कहाँ से आप पाओगे कस्टमर? हाँ, नहीं, 2 करोड़। गलत हो गया, मिस्टेक हो गया सर। पंद्रह मिस्टेक। लाख है सर। ओके, 15 लाख, हाँ ये बोल सकते हैं। 15 लाख है सर। ओके, तो क्या आप उस मार्केट में जहाँ पर आप की ब्रांच है, उस आसपास कोई और दूसरा बैंक है जो उससे ज़्यादा रेट ऑफर करता है, या मार्केट के बारे में आपको पता है? सर हमारी जो शाखा सर गांव में है, तो गांव में तो सर एक ही शाखा है। ओके। आसपास तो कोई शाखा है नहीं सर। अच्छा, फिर भी आपके मार्केट में जहाँ भी आप करेंगे, आपको दूसरे बैंकों का भी पता होना चाहिए। तो किसी बैंक के ऐसे नॉन कॉलेबल डिपॉजिट जो आपसे ज़्यादा देता हो, आपका कॉम्पिटिटर? नहीं सर, उसका तो जानकारी नहीं है सर। नहीं। ओके, सॉरी सर। तो आप की जो हॉबी क्या है आपकी? हॉबी सर मेरे सर कुकिंग है सर। कुकिंग है, खाना बनाना, जी सर। है ना? बहुत अच्छा खाना बनाते हैं सर। अच्छा। पनीर की सब्जी हो गया, या फिर हम्म। और भी सर 2-3 तरह की सब्जियां होती हैं सर, अच्छा बनाते हैं सर। आलू गोभी की सब्जी। ओके, आलू गोभी की सब्जी। ये जो जी आलू सर। गोभी की सब्जी बनाते हैं, तो वो एसिडिक नेचर का हो जाता है कि बेसिक नेचर का हो जाता है बनाने के बाद? हम्म। बनाने के बाद सर पहले तो ये जानी, इस एसिडिक के सर नेचर का है कि बेसिक नेचर का है ये खाना जो है, जो जो दोनों चीजें आपने कही, आइडिया नहीं है इसके ना? बाद आइडिया नहीं है सर, सॉरी कोई सर। बात नहीं। तो ये थे सुमित कुमार जी। सुमित कुमार जी से हमने केवल 5 मिनट चर्चा किया, 5 से 7 मिनट चर्चा किया। तो बाकी साथी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। ये पूरा इंटरव्यू जो हमने अभी सुमित कुमार जी के साथ लिया, क्या था ये? जस्ट एक फॉर्मल टॉक था। जो इंटरव्यू में इस तरीके से होता है, हुआ क्या सुमित जी, बताओ आपके साथ हुआ क्या? हाँ सर, कि जो फॉर्मल चीज टॉक ही आप था कह सर। रहे हैं उसी से सवाल क्रिएट हुआ, हुआ ना? जी सर। जो चीज कह रहे हैं आप, आपने कहा कि मैं कैश में काम करता हूँ, तो मेरा सवाल कैश से आया कि बताइए, कैश, मैं कैश हैंडल करता हूँ, कैश देखता हूँ। तो सवाल वहीं से शुरू हुआ कि बताइए, चलिए कैश रिटेंशन लिमिट क्या है ना, वो कौन तय करता है? कैश रिटेंशन लिमिट ब्रांचेस का रीजनल मैनेजर को पावर है, रीजनल मैनेजर करते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है किस जगह कैश पहुंचाना, करेंसी चेस्ट के साथ लिंकेज करना, ये सारी चीजें होती है, रीजनल मैनेजर करते हैं, आरबीआई नहीं करता, है ना? जी सर। और कैश मेंटेन करना, ये आपका रीजनल मैनेजर जो है उनकी निगरानी करते हैं। सेंट्रल ऑफिस जो है रीजन को टारगेट देता है, जोन को, जोन से रीजन, रीजनल मैनेजर जो है ब्रांच को टारगेट देता है। तो मैं साथियों को बताना चाहूँगा, ये सुमित जी, आप तो साधारण जैसे पूछा जाएगा वैसे ही दे रहे हैं,
लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में कैजुअल, जैसे आपका जवाब आ रहा था, समस्या तो है ना सर, तो ये वैसा बिल्कुल बात नहीं करना है। और दूसरा, देखिए आप पूरे इंटरव्यू को देख लीजिए, इस पूरे इंटरव्यू को करने के लिए आपको एडिशनल तैयारी करने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं, जो आपके पास है उसी को निखारने की जरूरत है। जी ध्यान सर। पूर्वक सुनना है और शब्द को गंभीरता के साथ बिना लाग लपेट के रखना है। आप पूरे इंटरव्यू में, अभी 5 से 7 मिनट हमने एक डेमो इंटरव्यू यहाँ पर किया, उसमें किन किन बारीकियों पे ध्यान देना होगा, क्या क्या चीज़ें देखना होगा, ये आपने खुद देख लिया कि जो जो सुमित कुमार जी के वक्तव्य से निकला उसी पर सवाल पैदा हुआ। इन्होंने कहा कि और क्या काम करते हैं, तो हम रिकवरी भी करते हैं, तो एनपीए पे सवाल आ गया। फिर आपका एनपीए का बड़ा अकाउंट क्या है, मतलब आप सोचिए, आप जो भी बोलेंगे सवाल उससे पैदा होगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इंटरव्यू की कि उनके पास इतना वक्त नहीं रहता आपके लिए वर्कआउट करने के लिए, सवाल क्रिएट करने के लिए। मैं दोनों पहलुओं को जानता हूँ, एक इंटरव्यू लेने वालों को भी और इंटरव्यू देने वालों को भी। तो आप बताइए, टेंशन ज़्यादा जो रहता है, आप लोग सब लोग बोलते हैं 95% लोग कि कैंडिडेट को टेंशन रहता है, लेकिन मैं जानता हूँ वाइस वर्सा है, 60-40 का टेंशन रहता है। 60% कैंडिडेट को टेंशन रहता है, 40% जो है लेने वाले को भी टेंशन रहता है। क्यों? एक दिन में उनको 100 लोगों का इंटरव्यू लेना है, 50 लोगों का इंटरव्यू लेना है, 60 लोगों का इंटरव्यू लेना है। एक जने को अगर 10-10 मिनट में इंटरव्यू लिए तो कितना हो गया? 50 लोगों को भी लिए तो 500 मिनट हो जाएंगे, है ना? फिर ब्रेक होगा, तो उनको भी टेंशन रहता है। तो किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, आज के इंटरव्यू के सेशन में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद आपके सवालों का जवाब भी मैं सीधे दूंगा। अभी जो शुरू में सुमित कुमार जी हैं वो कैनरा बैंक से हैं, लेकिन उन्होंने साहस किया कि एक हमारे सामने बातचीत करने का नमूना पेश किया। सुमित जी, आपका बोलने का तरीका अच्छा है, लेकिन आपको ना, जैसे मैं बताया कि जो काम कर रहे हैं ना, पहला ही सवाल आएगा कि आप क्या काम करते हो। तो आपको क्लीन नोट पॉलिसी याद होना चाहिए, उसका सेक्शन याद होना चाहिए, और आप क्लीन नोट पॉलिसी के तहत क्या क्या चीज़ों का अनुपालन करते हैं वो पता होना चाहिए। और नहीं करते भी हैं तो आपको बोलने लायक होना चाहिए कि आप कैसे बोल पाएंगे। दूसरा, आपका कैश मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, डिकायर मनी क्या है, आपका कैश रेमिटेंस किस तरह से करते हैं, कौन से करेंसी जैस के साथ आपकी ब्रांच लिंक्ड है, आपका रिटेंशन लिमिट क्या है, आप सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, आपका कैश इन हैंड कितने का इंश्योरेंस हुआ है, आपके यहाँ मास्टर पॉलिसी रहता है उसमें लिखा रहता है। फिर आपके जो कैश रिटेंशन लिमिट के साथ साथ आपके ब्रांच का बिजनेस फिगर क्या है, और आप जो जो काम आप देखते हैं उन काम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये बात जो है कही जाती है। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक सुने हैं। अगर इस इंटरव्यू के बारे में कोई साथी पूछना चाहता है तो स्वागत है, फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा। कोई साथी अगर ये जो अभी सुमित कुमार जी और हमारे बीच जो चर्चा हुई इसके बारे में कोई सवाल पूछना चाहता है, कोई क्वेरी है, तो आप बताइए, नहीं तो कोई कमेंट करना है तो करिए, फिर नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस सुमित जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, पूछिए पूछिए। सर, आपने क्वेश्चन किया था सुमित जी से कि हाँ। आप प्रमोशन क्यों लेना चाहते हैं, तो एक वो निगेटिव बोले थे कि वो आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे के अपनी इच्छा जाहिर किए थे। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ सर, तो वो उसका जवाब किस तरह से देंगे वो सर अच्छे से समझा देते। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आप में क्या क्या योग्यताएं हैं जिसको आप साबित करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति यस। में आपको आपके अंदर स्किल क्या है उसको बताने की जरूरत है। तो आपके अंदर क्या प्लस पॉइंट है, क्या एडिशन है, वो बताना है। तो इनके पास एडिशन क्या, इनको क्या बताना चाहिए था कि सर मैं समझता हूं कि मेरे पास पिछले 6 सालों का बैंक में काम करने का अनुभव है। आज की तारीख में बैंकिंग इंडस्ट्री में एक कार्य अनुभव अगर है आपके पास, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है आपका। कार्य का अनुभव कितने साल का है, तो उसका यस। मतलब ये होता है कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री में जो भी काम काज हुए हैं उनको आप सीख गए हैं। ये अनुभव है जिससे मुझे साहस आया है। दूसरा, मैं जो है और चीज़ें जो कर पाता हूँ कैश के अलावा, जो जिम्मेदारी दी गई है उसके अलावा मैं और बहुत सारी चीज़ें करके देखा हूँ, और मैं अपनी जिम्मेदारियों को लेने के लिए साहस आया है मेरे पास।
दूसरा, मैं बैंकिंग की जितनी टेक्नोलॉजी है, जितने आप जो आपके जानते हो उसके बारे में चर्चा करिए। 3 पॉइंट बताइए। मेरे पास एक कार्य अनुभव है, दूसरा मैं ग्राहक अच्छे से हैंडल कर पाता हूँ, और मैं डिपॉजिट मोबिलाइज कर सकता हूँ, बैंक के बिजनेस बढ़ाने में मदद कर सकता हूँ, और तीसरा मैं कार्यपालन कर सकता हूँ। कार्यपालन का अनुपालन मतलब क्या होता है, जो भी दिशा निर्देश आते हैं उनका अनुपालन कर पाता हूँ। और चौथा जो है, मैं सेटिस्फैक्शन मतलब सेटिस्फाइड ग्राहक सर्विस दे पाता हूँ, और उनको जो है टीम भावना के साथ मैं काम कर पाता हूँ। तो आपको गिनती से बताना है कि सर मेरे पास 6 सालों का कार्य अनुभव है जिससे मुझ में साहस आया है। दूसरा, मैं ग्राहक सेवा अच्छे से कर पाता हूँ। तीसरा, मैं जो दिशा निर्देश है उनका कार्यपालन अच्छे से कर पाता हूँ। जो भी हायर ऑफिस से जो भी अनुदेश आते हैं उनका कार्यपालन कर पाता हूँ। चौथा, बैंक के व्यवसाय करने में मदद कर पाता हूँ। पांचवा, मैं टीम के साथ मिलकर सफलता हासिल करने के लिए अपने आप को समर्पित भाव से पाता हूँ या समर्पित भाव से कार्य कर पाता हूँ। ये मेरी खूबियाँ हैं जिसके बदौलत मैं अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष आया हूँ महोदय। और ये मेरी योग्यताएं हैं, इसी वजह से मैं मेरे को जो नई जिम्मेदारी मिलेगी उसको मैं कर पाऊंगा, और इसके लिए मुझे विश्वास नजर आता है, विश्वास लगता है। ठीक बात है। ये सवाल किसने पूछा था? मैं वीरेंद्र कुमार सिंह। हाँ जी, हाँ जी, वीरेंद्र कुमार, सही बात है। आपको समझ में आ गया? यस सर, यस ठीक सर, है। और थैंक सुमित यू कुमार सर। जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? सुमित कुमार जी, अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ सुमित कुमार जी, आप कुछ हाँ पूछना सर, चाहेंगे? वीकनेस वीकनेस और स्ट्रेंथ सर। वीकनेस तो नहीं बताना है, कम से कम एक आध वीकनेस बता दो। है, वीकनेस कम बताना है, जी। ठीक है। पुराने वीडियोस जी में सर। मैंने वीकनेस वगैरह बताया है। स्ट्रेंथ आप ज्यादा से ज्यादा बता सकते हो जो आपके पास है, कम से कम 3, अधिक से अधिक 5 बता सकते हो। जो भी तो 5 मैंने बता हम्म, दिया स्ट्रेंथ, कि सर मेरे पास एक अनुभव है। कितने साल की नौकरी हो गई आपकी बैंक में? 5 साल 5 की। साल का, ठीक है। तो 5 साल का अनुभव है, एक बड़ा अनुभव होता है 5 साल का, क्योंकि 3 साल के बाद जो आगे का अनुभव होता है उसको बड़ा माना जाता है, ठीक है। तो अनुभव है, ग्राहक सेवा है, फिर उसके बाद जो भी निर्देश आते हैं उनका अनुपालन हो गया है, या कंप्लायंस जिसको बोलते हैं। फिर होता है बिजनेस में आपके बढ़ोतरी के लिए आपका प्रयास, और अगला है कोलेबरेशन के साथ काम करने की आपकी दक्षता या आपका समर्पण भाव। ये सारी चीजें जो है आपके प्लस पॉइंट है। तो आज के सेशन में अभी थोड़ा देर बने रहिए सुमित कुमार जी, मैं थोड़ा पॉइंट वाइज मैं आपको चर्चा करता हूँ, फिर आपके सवालों का जवाब लूंगा। इंटरव्यू में दरअसल मैं बताया कि आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है, एक एवरेज टाइम जो है 15 मिनट का है, और 15 मिनट में आपको प्रेजेंट करना है। तो 5P का एक पैरामीटर होता है जिसको आपको देखने की जरूरत है। जितने भी साथी अगर उनके मन में ये हो रहा होगा कि कैसे होगा इंटरव्यू, कैसे फेस करना है, तो बिल्कुल नॉर्मल ही रहिए, खेल भावना की तरह खेलिए। हम लोग वार्म अप, जैसे क्रिकेट खेलने जाएगा हमारे राजू ने ना, क्रिकेट खेलने से पहले आधा घंटा वार्म अप करना होता है। वार्म अप, तो वार्म अप करने से हाथ पैर खुले रहते हैं, जाके मैदान में वो फील्डिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, हाथ घूमेगा, सारा चीजें घूमेंगे। ठीक उसी तरह इंटरव्यू है। आप हम लोग क्या है, वार्म अप करते नहीं है, जिसकी वजह से वहां इंटरव्यू में क्या होता है, बल्ला खुलता नहीं है, बॉल सीधे स्टंप से अंदर फटक से आउट हो गए, है ना सुमित कुमार जी। तो वार्म अप होना बहुत जरूरी है। वार्म अप होना क्या है, जैसे अभी मेरे साथ बात किया सुमित, थोड़ा सा खुला, ऐसे बात करते करते खुलना होता है। तो हमें ना इंटरव्यू जो है, अपने पास जो इंफॉर्मेशन है उसको सही तरीके से कैसे परोसा जाए, सही तरीके से कैसे प्रेजेंट किया जाए, अपने आप को, अपनी एक इमेज कैसी रखी जाए कि वो जो चाहते हैं वो मैं ही हूँ, वो जो पद के लिए अधिकारी चाहते हैं वो मैं ही हूँ। मुझे देखिए, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, मेरे अंदर ये है, ये इसकी तरफ की इशारा जाना चाहिए। तो ये क्वालिटी होती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू एक समग्र व्यवहार कुशलता है जो उस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री के व्यवसाय वृद्धि में सहायक हो। अगर ये संकेत मिल गया इंटरव्यूअर को तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहला जो फोकस पॉइंट हमको इंटरव्यू में देखना होता है, कुछ फोकस पॉइंट्स हैं इंटरव्यू में जिन्हें हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो आज हम जब इंटरव्यू के इस मुकाम पर हैं,
तो समझ लीजिए आपने आधी जीत तो फतेह कर ली है, क्योंकि आपने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया है। और आजकल रिटर्न एग्जाम के अलावा भी एक नॉर्मल चैनल होता है जिसमें बिना रिटर्न एग्जाम के भी आप सीनियरिटी बेस पर नॉर्मल इंटरव्यू के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हैं। तो इंटरव्यू के लिए जो कुछ फोकस पॉइंट है जिनको हमें ध्यान देना है, उनमें से पहला चीज आता है पर्सनालिटी। क्या आता है जी? पर्सनालिटी। ठीक है राजू नैन जी, पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी कैसे तय होगा? पर्सनालिटी आपको अपने आप को देखना। यस, कुमकुम जी कर रहे हैं, सर मेरा भी इंटरव्यू, क्या बोल रहे हैं? सर मेरा भी इंटरव्यू है कल। अच्छा, आपका भी इंटरव्यू है, बहुत बहुत आपको बेस्ट विशेष है। तो ये सेशन से आपको लाभ मिलेगा। तो पर्सनालिटी पहला चीज इंटरव्यूअर जो देखते हैं ना, जो पॉइंट्स देते हैं, तो जितने भी इंटरव्यू लेने वालों से हमारी चर्चा होती है, उनसे मुलाकात होती है। जैसे अभी इंटरव्यू का दौर चल रहा है सभी बैंकों में, कई डीजीएम्स आ रहे हैं, कई जीएम्स आ रहे हैं अलग अलग स्टेशंस में, और फिर इंटरव्यू ले रहे हैं। तो पर्सनालिटी एक ऐसा पार्ट है जो अगर 20 नंबर है ना, तो 20 नंबर में 5 से 7 नंबर अपने आप दे देते हैं इंटरव्यूअर पर्सनालिटी में। पर्सनालिटी क्या है? आप अपने ड्रेस को पहनिए, और ड्रेस को पहन के आप आईना में देखिए, चलिए फिरिए और फोटो क्लिक करिए और देखिए फुल फ्रेम में कि आप कैसे दिख रहे हैं। आप जिस पद के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, क्या आप उस पद की योग्यता के हिसाब से आप देख पा रहे हैं? तो ये होता है पर्सनालिटी। पूजा जी पूछ रहे हैं, सर वीकनेस में क्या हम ये बोल सकते हैं कि मुझे लगता है कि बैंकिंग बहुत गहरा है, इसमें से मुझे लगता है कि मैं कम काम कर पाई हूँ। ना 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 ना, ये नहीं, ये वीकनेस में नहीं बता सकते हैं। वीकनेस के लिए मैं डिटेल बहुत सारी चीज़ें बताया हूँ, वो वीडियो शॉर्ट एनालिसिस में बताया हूँ क्या क्या वीकनेस आप बता सकते हैं। उनको प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। और ये बिल्कुल वीकनेस में नहीं बता सकते हैं। और मैं इस कमी को पूरा करने के लिए खुद को लगातार अपडेट करने की कोशिश करती रहूँगी। ये कमी बिल्कुल नहीं है, ये कमी नहीं है। बैंक में तो आपको एक छोटा सा मिलेगा, वो वीडियो शेयर कर दूंगा। तो उसमें डिटेल दिया हूँ मैंने। तो 10-12 स्ट्रेंथ बताया है, 5 से 8 वीकनेस बताया है, चैलेंजेस बताया है, और आपका अपॉर्चुनिटी बताया है। तो वीकनेसेस में 1 या 2 वीकनेस बता दीजिए, स्ट्रेंथ में 3 से 5 बता दीजिए, इतना जरूर बता दिए, और आपके पास एक अच्छा आइडिया आपको मिल जाएगा। वो वीडियो साझा कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था पर्सनालिटी का। पर्सनालिटी में अपने आप को देखना है। जैसे अभी आप स्क्रीन पर कैसा दिख रहे हैं, आप किस वेशभूषा में आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज अपील कर रहा है कि हाँ ये एज ए सीनियर मैनेजर जा रहा है, चीफ मैनेजर जा रहे हैं, एजीएम जा रहे हैं। तो जहाँ भी हायर स्केल की बात आती है, स्केल 2 एंड अबव, तो आपको तो कोट पैंट ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पर देखिए, ये कोट पैंट में मिसमैच है, मैं जानबूझ के दिखाया हूँ। ये तीनों जो हैं, आप अपने आप को देख लीजिए, अगर तीनों में जाएंगे तो आपको फिट होगा क्या? तो आप अपने आप को देखिए कैसा होता है। जैसे कोट है तो नीचे पैंट भी सेम मैचिंग होना चाहिए, जूता भी होना चाहिए, बेल्ट भी होना चाहिए। किसी में बेल्ट नहीं है, किसी में, ये देखिए इनर का कलर अलग है। तो आपको ये ड्रेस जो है, फॉर्मल ड्रेस, और एटलीस्ट टाई तो पहनना ही पहनना है। क्योंकि टाई पहन के देख लीजिए, जब टाई पहनते हैं तो आप अपने आप को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। और जब सूट पैंट पहनते हैं और टाई पहनते हैं तो आप अपने आप को खुद देख लीजिएगा। और नहीं तो अपना जब शादी किए थे ना राजू नैन जी, उस समय का फोटो देख लेना जरा, कैसे दिख रहे हो। ठीक है, शादी किए थे ना जिस समय, तो वाह सब अपील है, सब बधाई देना रहे, वाह बधाई हो बधाई हो। आज पहनो सूट पैंट पहन के जाओ, बढ़िया वाला फॉर्मल वाला, सब बधाई देंगे, वाह बधाई हो, सीनियर मैनेजर बोलेंगे। ठीक है, तो पर्सनालिटी एक पार्ट है। पर्सनालिटी मतलब आपको देख के उस पद के आप योग्य दिखने लायक हो जाते हैं, उसको पर्सनालिटी है। इसको खुद ब खुद देखना है। दूसरा है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है। अगर आप जिस ब्रांच में काम कर रहे हैं वो ब्रांच परफॉर्म कर रही है, और परफॉर्मेंस कैसे तय होगा? मार्च में इतना बिजनेस था, हम आज यहाँ पहुंचे हैं, हमारे ब्रांच का बिजनेस जो है 40 करोड़ था, आज हम 50 करोड़ पे हैं, हमारा टारगेट था 45 करोड़, हम 50 करोड़ अभी पूरा कर चुके हैं। हमारी ब्रांच में एनपीए 10 लाख था, आज की स्थिति पे एनपीए 2 लाख है, आज की स्थिति में 5 लाख है। हमारे बैंक के जो ग्राहक हैं वो जो है 25,000 ग्राहक थे, आज की तारीख पर 35,000 ग्राहक। ये परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस मैटर करता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ों में क्या क्या परफॉर्म किया है। आपको परफॉर्मेंस
मुंह जबानी पता होने चाहिए आपने जो ब्रांच में अच्छा काम किया। एक साल भर में आपकी ब्रांच किसमें अच्छा किया, अगर यही आप ठीक तरीके से बयान नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे होगा। तो आप उनको बयान करना पड़ेगा कि मेरी ब्रांच किसमें अच्छी परफॉर्म की है, क्या फिगर हम लोग का टारगेट अचीव किए हैं पैरामीटर पे, ये बताना बहुत जरूरी है। दूसरा है परफॉर्मेंस। तीसरा है प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस एक ऐसा मटेरियल है प्रोजेक्शन जिसमें आप उन पोटेंशियल एरिया के बारे में चर्चा करते हैं जो आपके सर्विस एरिया में अवेलेबल है अभी, और आपका प्रोजेक्ट है वहां पर काम करने के लिए, आपका एम है उस दिशा में काम करने के लिए। ऐसी और भी चीजें हैं जिसको आप प्रोजेक्ट किए हुए हैं कि हम इस पर काम करेंगे, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। आपने हाउसिंग लोन को टारगेट किया है, आपने बिल्डर से टाई अप किया है, आपने व्हीकल लोन से टाई अप किया है, ये प्रोजेक्शंस क्या हैं आपके आने वाले समय में बिजनेस को डेवलप करने के लिए या रिकवरी के लिए अच्छे रिजल्ट लाने के लिए आपके प्रोजेक्शन क्या क्या प्रोजेक्शन है, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किया है अपने ब्रांच को आगे लेने के लिए, तो ये इसको बोलते हैं प्रोजेक्शंस। चौथी चीज होती है पीयर टू पीयर रोल प्ले। पीयर टू पीयर रोल प्ले का मतलब होता है जिस पद के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए आपका जो की एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए आपकी पास क्या क्या योग्यताएं हैं, जिसमें प्रोफेशनल एजुकेशंस भी होते हैं, ट्रेनिंग्स भी होते हैं, फिर आपके जो लर्निंग पोर्टल होते हैं, लर्निंग पोर्टल में आपने कितना चीज़ पूरा किया है, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप पीयर टू पीयर रोल प्ले मतलब आप कहाँ कहाँ शाखा में रहे, कौन कौन से रोल प्ले किए, आपका जॉब प्रोफाइल एरिया क्या क्या था, आप 5 ब्रांच में ट्रांसफर होकर आए हैं, 5 ब्रांच में आपका प्रोफाइल क्या क्या था, इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर रोल प्ले। और उसमें आपने क्या क्या काम किया, ये एक्सपीरियंस शेयरिंग भी हो सकती है, आपसे पूछा भी जा सकता है। और अगर पूछे जाएंगे इंटरेक्शन तो कई बार इसी में ही इंटरव्यू समाप्त हो जाता है, जिसको जॉब प्रोफाइल एरिया कहते हैं। और अगला चीज होता है प्रेजेंटेशन। सबसे महत्वपूर्ण बात तो होता है प्रेजेंटेशन। आपसे अगर पूछा गया कि आप कैश मैनेजमेंट करते हैं तो बताइए आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आप बिंदुवार तरीके से बताइए, सबसे बेहतरीन होता है कि सर मैं कैश मैनेजमेंट सर्विस देखता हूं क्योंकि ज़्यादातर मैं कैश डीलिंग को देखता हूं, साथ ही साथ जब कैश बंद हो जाता है उसके बाद में मिसलेनियस काम भी देखता हूं, जिसमें कि अकाउंट ओपनिंग, खाते खोलना, प्लस डीडी बनाना, आरटीजीएस, एनईएफटी और क्लोजर करना, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। तो सर कैश मैनेजमेंट सर्विसेज में हम मुख्यतः 5 चीज़ों को ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो सर कि सेफ्टी मेजर, जो भी सीसीटीवी फुटेज है सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, जो सिक्योरिटी बेल्स है वो बज रहे हैं कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये सेफ्टी मेजर्स को ध्यान देते हैं। फिर जो कैश इन आउट करते हैं वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं, डिकाय मनी मेंटेन करते हैं, हम नोट की सॉर्टिंग करते हैं, जो भी नोट हमारे पास रिसीट आता है उनको अलग रखते हैं। फिर जब कैश अंदर करते हैं सॉर्टिंग करने के बाद इश्यूएबल, नॉन इश्यूएबल, सॉइल्ड, म्यूटिलेटेड नोट जो है रखते हैं। फिर उसके बाद अधिकारी से चेक कराते हैं, कैश की लिमिट देखते रहते हैं, इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है तो करेंसी चेक से लिंकअप करते हैं, वहाँ से गाड़ी बुलाते हैं, कैश रेमिटेंस में भेजते हैं। फिर जाके हम लोग कैश बंद करते हैं और कैश बंद करने के बाद फिर चेकिंग कराते हैं और डुअल कस्टडी में बंद करते हैं। ये मैंने कैसे प्रेजेंट कर दिया राजू ने, पूरा बता दिया ना बिंदुवार तरीके से। शानदार तरीके से बता दिया सर बता आपने। दिया। अब होगा क्या, मैंने जितनी बिंदुओं पे बताया ना इनमें से क्रॉस क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल खेलिए, क्योंकि आप सोचिए आपको इंगेज करना है इंटरव्यूअर को, 5 मिनट तक इंगेज करके रख लीजिए, वो 1-2 सवाल के बाद बोलेंगे सुमित जी आप जाइए घर जाइए बोलेंगे, है ना। क्योंकि आपके पहले सवाल के आंसर में ही उनको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वाह ये तो बढ़िया कैश के बारे में बता दिया। अब क्या हो गया, अगर आपको रिकवरी के बारे में पूछे तो आपको नहीं मालूम है, नहीं बता पाएंगे तो बोल दीजिए सर वो मैं सिर्फ एक आध बार सर के बोलने से रिकवरी गया, बाकी मेरे को उतना मैंने आइडिया नहीं है, तो चलेगा। लेकिन आप जो काम देखते हो उनसे अपेक्षा रहेगी कि वो आप उसको सही तरीके से प्रेजेंट कर पाओ, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। मतलब कोई भी चीज कहना है ना तो आप किस सूत्रधार से कहते हैं ये प्रेजेंटेशन होगा। अगला होता है 6th, ये 5P हो गया, 5P को रिपीट कर देते हैं। पहले क्या है, पर्सनालिटी, आप कैसे देखते हो, तो आप समझ लीजिए अगर आप देखने पे चले जाएंगे तो 30% काम ये कर देता है। अगर 20 नंबर का है तो 6 नंबर पर्सनालिटी आपको दे ही देगा। अगर मान लीजिए अच्छा दिख रहे हैं, अच्छे कपड़ों में हैं, अच्छे आप सौम्य दिख रहे हैं और प्रोफेशनल दिख रहे हैं
तो आप कोई भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो आपको 6 नंबर तो मिल ही जाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है, 6 से 8 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा होता है परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, आप बोल नहीं पाए, जैसे सुमित कुमार कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन उसके ब्रांच परफॉर्मेंस है, नंबर 1 पर रैंकिंग पर है, नंबर 2 पर रैंकिंग है, तो ये मैटर करेगा, नंबर देगा। तो ये भी 30% नंबर दे देता है परफॉर्मेंस, तो 60% तो हो गया। अब प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोजेक्शन नॉर्मल डिस्कशन होते हैं, एक्चुअल में वो देखना चाहते हैं कि आप जो है ये जो परफॉर्म किए हैं यहीं पर संतुष्ट हो गए हैं कि इसके बाद भी आपके एक्शन प्लान चल रहे हैं, कि आप क्या और कुछ प्रोजेक्ट किए हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि आपके आइडियाज़ क्या हैं, आपके इनिशिएटिव्स क्या हैं, आपके मूवमेंट्स क्या हैं, आप किस तरह से देखते हैं बिजनेस को, कहीं आप सीधे वहीं एक जगह इसी को स्थिर तो नहीं रख लें, ये प्रोजेक्शंस होते हैं। अगला होता है आपका पीयर टू पीयर रोल प्ले, मतलब आप जगह जगह जहाँ जहाँ बदले हो आपका कैसा रोल रहा, उससे आधार पर एक उनको जो है मन में ये बात आ जाती है कि ये रोल देंगे तो इसको भी निभा लेंगे। अगला आता है प्रेजेंटेशन, आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, सवालों का जवाब कैसे देते हैं, आप आई कांटेक्ट कैसे करते हैं, आप किधर देख के बात करते हैं, ये प्रेजेंटेशन है। अगला है ये जो पी के बाद एस, 6 है स्ट्रेंथ। क्या है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के लिए जैसे कि हमने अभी इनसे पूछा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो 5 स्ट्रेंथ आप बताइए अपना, कि जैसा हमने चर्चा की कि सर मैं अच्छे से ग्राहक सेवा को डील कर पाता हूँ, दूसरा मेरे पास एक अच्छा विशाल कार्य अनुभव है, बैंकिंग के विभिन्न पद्धतियों से मैं वाकिफ हो गया हूँ, मजबूत हो गया हूँ, तीसरा अनुपालन कंप्लायंस पार्ट को मैं अच्छे से कर पाता हूँ, चौथा बिजनेस बढ़ाने के लिए जो भी काम है उसमें मैं प्रयास करता हूँ और मैं सफल भी होता हूँ, और पांचवा जो है टीम भावना के साथ सब लोग मिलके जो भी उत्तरदायित्व आ गया उसको मिलके हम लोग काम करते हैं, ये स्ट्रेंथ आता है। और भी स्ट्रेंथ आप बता सकते हैं कि सर मैं रिकवरी में एक्सपर्ट हूँ, जिसको भी एक्सपर्ट है, सर मैं गवर्नमेंट बिजनेस लाने में एक्सपर्ट हूँ, वो बता सकते हैं। नेक्स्ट है स्किल। स्किल जो है आज बहुत एक जरूरी हो गया है बैंक में स्किल्स। तो स्किल्स के लिए क्या है, जो इमर्जिंग बैंक चल रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी चल रहा है डिजिटल, उससे जुड़े हुए कुछ चीज़ें पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए तैयार रहिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल है कि हम आपको जो है प्रमोशन के लिए लेंगे। तो ये भी स्किल्स में क्या होता है, एक प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं और एक प्रैक्टिकल स्किल्स होता है और एक प्रेजेंटेशन स्किल होता है। तो आपके अंदर जो हुनर है वो जो है रखने के लिए है। कई दफ़ा क्या होता है, कोई एक साथी होता है जो रिकवरी में बहुत एक्सपर्ट होता है, पूरे रीजन में उसका नाम चलता है, कोई होता है जो डिपॉजिट लाने में एक्सपर्ट होता है, तो ये सारे स्किल्स होते हैं। कोई टाई अप करने में मास्टर होता है, तो कोई जिसका ड्राफ्टिंग बहुत अच्छा होता है, कोई डीएडी का एक्सपर्ट होता है, ये स्किल्स होते हैं एक्चुअल में। और अगर नहीं है तो मैं अभी आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप 3-4 साल तक एक ही दिशा में काम करिए, आप स्किल डेवलप करिए। अगर स्किल एक है तो आप बिल्कुल, आप ऐसी सफलता मिलती है, इंटरव्यू में आपसे सवाल ही नहीं पूछे जाते हैं, उसी स्किल पर सवाल पूछे तो आप सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। अगला है स्कीम्स के बारे में। आपके बैंक के जो भी पॉपुलर स्कीम है, जो आपके बिजनेस नए आइडिया आए हैं और प्लान और स्कीम्स आए हैं, उनके बारे में ज़रूर जानने चाहिए। जैसे अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए हम बात करेंगे, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अभी देखिए कुछ नए स्कीम्स, पूजा जी हैं लाइन पर, हैं पूजा जी? जी सर। हाँ, आपको सेंट्रल बैंक के नए जो स्कीम्स हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो जो जी नए स्कीम्स हैं बताइए, एक नए स्कीम्स का नाम बता दीजिए। सर, अभी जो 444 वाला चला था अपना, ये यस, कॉलेबल नॉन कॉलेबल डिपॉजिट का जो चल रहा है। कॉलेबल नॉन कॉलेबल डिपॉजिट, और उसके फीचर्स बिल्कुल पता होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है? ओके। जी सर। स्कीम्स हो गया। फिर सर वो अभी अभी सर वो सारे बैंकों में सबसे ज्यादा अपने ही बैंक में चल रहा है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। यस यस, हाँ हाईएस्ट इंटरेस्ट है, उसके सेलेंट फीचर है कि अभी इंडस्ट्री में हाईएस्ट इंटरेस्ट है जो आपका कॉलेबल नॉन कॉलेबल डिपॉजिट पर है ना? फिर उसमें आपसे पूछा जा सकता है सीनियर सिटीजन को कितना देंगे, स्टाफ सीनियर सिटीजन क्या है, तो उसके लिए पूरा मत बताइए, शॉर्ट में बताइए। हम चाहते हैं कि हमसे और पूछे उसी के बारे में, ताकि हम थोड़ा सा समय उनको इंगेज करें। क्योंकि आप देखिए, मैं बता रहा हूँ 40 से 50-60 लोगों का इंटरव्यू एक दिन में होना है, तो आपने क्या करना है, धीरज के साथ कम बताइए, सवाल उसमें उनसे पूछने दीजिए, और फिर उसके बाद उनका जब टाइम हो जाएगा ना 10 मिनट, तो वो खुद ही बोलेंगे बहुत देरी हो गया है, इसको जब जाने दो, अब जाने दो, घर जाने दो यार इसको, है ना, जांच लिए। तो यहाँ पर मैं कह रहा था कि आपको स्कीम्स के बारे में। फिर अभी हाँ, किन की आवाज़ आई?
एक तो पूजा जी थे, दूसरा साथी कौन थे? दूसरे साथी का नाम क्या है अभी अभी जो? सर मैं सिद्धार्थ सिद्धार्थ था अच्छा, सर। सिद्धार्थ जी है ना। सिद्धार्थ जी, आप हाँ सर। बताइए, हमारे अभी स्थापना दिवस मनाए थे। स्थापना दिवस कौन सा स्थापना दिवस था और कौन सी तारीख को आपने मनाया? फाउंडेशन डे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मनाया ना, हाँ सर, दिसंबर में। दिसंबर में। कौन सी तारीख को है अभी ये? वो सर कंटिन्यूस ऐसा वो डेट है, वो 11/12 ऐसा कुछ समथिंग है सर, ध्यान नहीं है, बाकी याद तो था, मैं तो, भूल रहा हूँ। तो कोई कुछ की घटना घटित हुई थी उस दिन, कुछ चीज हुआ था पूजा जी? आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं? जी जी सर, उस दिन कुछ स्टाफ रिलेटेड जो अपनी स्कीम्स थी उसके बारे में बताया गया था। हम्म। तो तो वो ये आपको देखना है, ध्यान देना है कि जी जो भी इवेंट्स हुए हैं ना, इवेंट्स हुए जी हैं, स्कीम्स हुए हैं, उनको पढ़ना है। और वहां जी पर फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते इतना बड़ा इवेंट, बैंक में काम करते हैं, बैंक का फाउंडेशन डे है, बैंक उस दिन बना था, उस दिन आपके प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, और वो प्रोडक्ट जी के बारे में एक लाइन भी नहीं बोल पाएंगे आप। ये तो अभी हमारे सिद्धार्थ जी जैसे भूल गए, डेट ही भूल गए हैं। तो ये क्या है सर कि 19/12 ही था वो। 21 दिसंबर 21 है। 2022 21 को, दिसंबर, यस सर, यस सर, हाँ 21 सर। दिसंबर को स्थापना दिवस है। सिद्धार्थ जी कौन सा जोन में है आप? सर भोपाल जोन, छिंदवाड़ा रीजन। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बताओ, हमने कितना बड़ा प्रोग्राम किया था, उसको मैं एंकरिंग किया था, 2 घंटा का प्रोग्राम था वो, एंकरिंग किए हाँ थे सर, उसमें। आपका सेशन तो मैं देखा था, इंस्टा में भी देखा था, और वो आप जो हाँ, भेजते उसमें भी देखा था। है ना। तो 21 दिसंबर को था। कोई बात नहीं, अभी तो ये प्रैक्टिकल सेशन है, लेकिन आप इसके लिए तैयार रहिए। तो पूजा जी, कोई एक स्कीम आपको याद हो रहा है उसमें? सर कस्टमर रिलेटेड तो कोई स्कीम अभी नहीं याद आ रहा है। एक्चुअल में अनाउंसमेंट हुए थे, और उसमें सर अनाउंसमेंट एक हुए थे सीकेसीसी जैसे का कि, रिलेटेड अनाउंसमेंट हुआ था, एक सीकेसीसी का रिलेटेड अनाउंसमेंट हुआ था एमपी के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए, जिसमें दो हाँ, लाख तक का जो सीकेसीसी था उसका ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जरूरत। डिजिटल वो रहेगा। उसके अलावा नहीं याद आ रहा है सर। ठीक है, मैं बताता हूँ। एक्चुअल में ये अभी मैं साझा भी कर दूंगा आपको, और ये अभी जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं ना, वो सीट लेके चल रहे हैं कि नए प्रोडक्ट और सर्विसेज अनाउंसमेंट हुआ था। सबसे बढ़िया बैंक में क्या हुआ, अच्छा बोलेंगे तो आप तो बोलिएगा सर वी आर आउट ऑफ पीसीए, सर हम लोग पीसी से बाहर हैं। तो आप बिल्कुल। इस तरीके से बोलिएगा कि सर मैं प्रसन्नता के साथ बताना हाँ चाहूँगा सर, कि लेकिन ठीक है, मैं बोलने वाला था, बट ठीक है, वो थोड़ा सा मिस हो गया तो था। पीसीए से पीसीए बाहर से आ बाहर आए जाएंगे। थे पर। लेकिन आप इसके लिए भी तैयार रहिए, फिर पीसीए क्या क्या है, पीसीए का पैरामीटर क्या है, और हम लोग जो है क्या क्या चीज़ों में अच्छे हैं, तो भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। 3 चीज़ों में पीसीए होता है। एक होता है आपका कैपिटल, दूसरा होता है आपका एसेट क्वालिटी, तीसरा होता है प्रॉफिट, है ना, और लिवरेज रेशियो। तो ये तीनों पैरामीटर, जो पैरामीटर है, इनके बारे में आपको थोड़ी पता होना चाहिए। वीडियो थोड़ा देख लीजिएगा मेरा पीसीए वाला, जो मैंने सर ये सेंट्रल अभी बैंक। जो इंटरव्यू जो होंगे सर, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पीसीए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं? पूछेंगे ही, ये मैं बता रहा हूँ, पूछेंगे ही, है ना। आपसे नहीं तो आपके किसी दूसरे साथी से पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे। बोलेंगे ना बैंक में कुछ अच्छा हुआ जी, तो ऐसा बोलेंगे। कौन कैजुअल टॉक होता है, जस्ट ऐसा ना, ऐसे नॉर्मली टॉक करता है। और पूजा जी कैसे हैं बताइए, आप तो बड़े थके थके लग रहे हैं पूजा जी, ऐसे ही तो बात होंगे। आपको रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, एक सवाल दाग देंगे, हैं। और हम बता देंगे सर अपने बारे में, वो पूछेंगे कस्टमर्स के बारे में, हाँ, तो कस्टमर के दिक्कत हो बारे में। जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे 8 उस दिन, है ना। अनाउंसमेंट जिस दिन हुआ था, सॉरी, जो फाउंडेशन डे हुआ था, पहले तो हुए थे जो डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन बैंकिंग डिपार्टमेंट से हुआ था, जो यूपीआई मैपिंग फैसिलिटी स्टार्ट किया गया था, मोबाइल नंबर यूजिंग यूपीआई मैपिंग फैसिलिटी। दूसरा एमएसएमई में डिजिटल ऑटो रिन्यूअल लोन हुए थे, जिसमें ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, कैश क्रेडिट पे 10 लाख रुपए तक के जो है ऑटो रिन्यूअल हुए थे। आईटी रिलेटेड अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें व्हाट्सएप बैंकिंग चालू किया गया था, लीड जनरेशन फॉर लोन चालू किए गए थे। फिर आईटी सेक्टर में, जैसा अभी पूजा जी ने कहा कि फ्रेश केसीसी लिमिट 1,60,000 तक का, जो मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया न्यू कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। केसीसी का ऑटो रिन्यूअल किया गया था एसएमएस के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। फिर एचआर में भी नया इनिशिएटिव लिए गए थे। पूजा जी, एचआर में क्या नया इनिशिएटिव लिए गए बताइए?
एचआर में सर आरएफए बढ़ा दिया गया था हम लोगों का। यस, हाँ, RFA फॉर तो ऑफिसर्स एंड क्लर्क्स मैनेजर्स के लिए जी सर, RFA किया गया। होटल का रिम्बर्समेंट का अमाउंट बढ़ा दिया गया था, होटल वाला जो था। होटल रिएम्बर्समेंट बढ़ाया गया। और बताइए, और मोबाइल ऐप चालू किया गया, सेंड स्वदर्पण का जी सर। मोबाइल ऐप। जी सर। और सर वो स्टाफ के लिए 500 रुपीज तक का मोबाइल बिल का भी उसमें एचआरएमएस में हाँ, किया गया था, वो अब लागू नहीं हुआ। स्टाफ वेलफेयर लेआउट स्कीम को एक्सटेंड किया गया था, है ना। जी सर। जी। दूसरा और क्या किया गया था, सबसे महत्वपूर्ण बात, डेथ रिलीफ फॉर रिटायरीज, सबटिकल लीव, मैंडेटरी लीव दिया गया था रिटायरीज के लिए, ठीक है। तो ये ओके। आप जो है, आप अगर एक दो भी अच्छे से बता दिए, जैसे मैंने अभी कहा बताया, तो उनको लगता है कि हाँ ये हो गया। रिटेल में क्या क्रांति हुई थी सिद्धार्थ जी, रिटेल में क्या क्रांति हुई थी, अनाउंसमेंट जो हम बहुत अभी बैंक के लिए पॉपुलर हो रहा है, और आने वाले दिनों में ये इसको बैंक इस दिशा में ज़्यादा काम करना चाहती है रिटेल में। वो है प्री अप्रूव पर्सनल लोन की शुरुआत की गई, वो हुआ था। है ना, प्री अप्रूव पर्सनल लोन की। अच्छा, और एक क्रांति हुई थी जिसमें राजभाषा से रिलेटेड ई लाइब्रेरी का शुरुआत की गई थी, है ना। तो ये कहने का तात्पर्य, मैं एक तो एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे पास तो सारा डाटा है, बट एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। दो तीन भी बता पाएंगे, पूरे नहीं बता पाएंगे तो भी, जैसे कि आप KCC का बता दीजिए, HRD का बता दीजिए, और MSME का बता दीजिए, IT का बता दीजिए, तो रिटेल का बता दीजिए, तो उनको लगेगा कि हाँ बस ये बहुत बढ़िया। उतना तो पूरा बताने देंगे नहीं आपसे, है ना, ठीक है। चलिए, ये बात हो गया। और स्कीम्स के बारे में, जैसे मतलब मैं अभी नए स्कीम्स के लिए यहाँ बताया, वो नए स्कीम्स हो गया, स्कीम्स के बारे में जानकारी होगी। अगला आता है सोर्सेस। सोर्सेस का मतलब क्या होता है, आप जिस एरिया प्रोफाइल में काम करते हैं, जिस जगह भी आपका जॉब प्रोफाइल है, वहाँ सोर्सेस क्या क्या हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वहाँ बिजनेस कैसे बढ़ेगा, क्या पोटेंशियल है, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, उनका इनकम क्राइटेरिया क्या है, वहाँ क्या पोटेंशियल है, इसको बोलते हैं सोर्सेस। आपका क्या चीज़, आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, उसका मतलब होगा सोर्सेस। ये सोर्सेस ध्यान देने की जरूरत है। अगला है सिस्टम। वो अपेक्षा करते हैं कि आपको सिस्टम के बारे में पता हो। सपोज आप RMD में काम करते हैं, पूजा जी आपको पता है ना, आपको सवाल पूछा गया RMD में जब थे तो, LED क्या है ना। जी सर। जी तो सर। आपने कहा कि हम डेली रिपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि उसकी रिपोर्टिंग डेली होती है, नील है तो नील भी। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो जानना चाहते हैं कि आप सिस्टम के बारे में कितना अवेयर हैं। जी LED सर। क्या है, लॉस इवन डाटा है। तो आपने कहा जी। था, मुझे याद है कि सर डेली तो नहीं करते, लेकिन जब कोई वारदात होती तो करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, हाँ, नहीं है। यही मैंने बोला था सर। हाँ, जबकि पॉलिसी में ये कहा गया है डेली भेजना है, भले नील क्यों ना हो। नील और है वो तो भी नील जाएगा। वो जी। भी कितने बजे भेजना है सेंट्रल ऑफिस को, 4 बजे से पहले, ठीक है। ओके। ठीक है सर। और ये सीधा MD तक रिपोर्ट होता है डेली, इसीलिए डायरेक्ट उन्हीं को होता है सर। हाँ, डायरेक्ट उन्हीं को होता है। तो ये सिस्टम्स होता है, मतलब आप जिस जगह काम कर रहे हो उसके सिस्टम के बारे में पता हो, उसकी जी। क्या कंट्रोलिंग पैनल है, या क्या उसके कंप्लाइंसेस का टेट है, जिसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। जैसे आप देखे होंगे जी। KYC में प्रमोशन एग्जाम देने जाते हैं तो पूछता है ना, CTR कब जमा करना चाहिए, STR कब जमा करना चाहिए, किसी जी KYC सर। के लिए कब अपलोड करना चाहिए। ठीक उसी तरह आपको भी आपका टेट पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं जी। सिस्टम। अगला है न्यू इनिशिएटिव्स, जो अभी मैं चर्चा कर लिया। न्यू इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं आपको बताइए। अगर मैं आपको बोलूंगा कि बैंक का न्यू इनिशिएटिव क्या है, तो आप पहले बताइएगा सर। बैंक में अभी एक बिजनेस बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा की शुरुआत की गई है, प्रीमियर लीग चल रहे हैं। CCPL क्या फुल फॉर्म है सिद्धार्थ जी, CCPL का? सिद्धार्थ जी हैं अभी, सिद्धार्थ डहरिया जी। हाँ हाँ, सर। CCPL का फुल फॉर्म बताइए, जो खेल रहे हो आप, डेली क्रिकेट खेलते हो ना, चौका छक्का लगा लेते हो एकदम शाम तक, क्या है CCPL का फुल फॉर्म? सर ये मुझे पता नहीं है सर इसका। हाँ बताइए, ये तो पक्का पूछा जाएगा, और यहाँ आओगे तो मैं ही बोलूंगा इससे पूछना यही करके। नहीं सर, तो फिर सर मैं याद ही कर लूंगा फिर उसे अभी हाँ, आज ही। याद ही कर लो। यस, पूजा जी थोड़ा बहुत रोशनी डालना चाहेंगे? पूजा जी। सर फुल फॉर्म तो नहीं पता है, पर इतना पता है कि ये डिपॉजिट और अपने एडवांसेस के लिए एक आईपीएल टाइप का, क्रिकेट टाइप का है, जो जोन टू जोन होता है, दो जोन्स के बीच में कंपटीशन होता है सर। पहली बात तो ये लोन के लिए है ही नहीं। CCPL जो है उसका फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड कॉरपोरेट प्रीमियर लीग। क्या है? सेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइज कॉरपोरेट कॉर्पोरेट प्रीमियर प्रीमियर लीग। लीग है। पूरे 12 जोन को जो है, इसको प्रीमियर लीग में बांटा गया है, और उनको डेली मैच खेला जाता है, और मैच होता है उसका
वो उसका। नेट बैंकिंग क्यूआर कोड वगैरह का उसमें डाटा यस हम यस लोग देते यस, हैं हाँ और अकाउंट हाँ। ओपनिंग का देते हैं। जी सर, अभी मोबाइल बैंकिंग वाला जो कैंपेन चला था उसमें वो उसी टाइप से कुछ चला था कि कौन सा जोन कौन आगे चल रहा है। आज जैसे जैसे का मैच है। हाँ, तो ये क्या होता है, डिजिटल ऑनबोर्डिंग और मार्केट में कासा बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ उसको जो जो कासा डिपॉजिट है उनको जो है सुविधा देने के लिए, ऑनलाइन फैसिलिटी बढ़ाने के लिए सीसीपीएल है ना। और मार्केट शेयर भी अपना बढ़ाने के लिए है सीसीपीएल, ठीक है। ओके अभी सर। अभी आज एक बैंक में एग्जामिनेशन हुआ, तो उसके भी सवाल मेरे पास अभी 15-20 सवाल हैं, इस सेशन के आखिरी में मैं साझा करूंगा आप लोगों को। लेकिन आपको ना पूजा जी, सीसीपीएल के ऑब्जेक्टिव हैं 3 ऑब्जेक्टिव, शब्दशः आपको अपने भाषा में बताना है ऑब्जेक्टिव। पहला तो कासा परसेंटेज, सीसीपीएल के जो 3 ऑब्जेक्टिव हैं आप लोगों को मैं बता हम्म। दे रहा हूँ, मेरे पास है अभी। टू अचीव जी द सर। डिपॉजिट टारगेट अलॉटेड फॉर मार्च 23, क्या है, मार्च टू 23 अचीव के लिए जो डिपॉजिट डिपॉजिट का में। टारगेट बनाया गया है उसको हम लोग को अचीव करने के लिए ये सीसीपीएल खेला जा रहा है। दूसरा है टू गेन मार्केट शेयर इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, मार्केट शेयर को गेन करने के लिए। और तीसरा है टू अचीव डिजिटल पेनिट्रेशन टारगेट अलॉटेड बाय डीएफएस, डीएफएस है ना, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। उन्होंने सभी बैंकों को क्या कहा है, क्या कहा है, अभी डिजिटलाइजेशन करिए। आपके कितना परसेंट डिजिटलाइजेशन ट्रांजेक्शन डिजिटल हो जाने चाहिए, उन्होंने बोलते हैं 90%, 90% डिजिटल होना चाहिए, हाँ ठीक सर, है। इसी कारण से अभी जो अपना ओडी अकाउंट है, ओडी सब में अकाउंट कैश में भी बंद कर वैसे दिया। भी कैश विड्रॉल बंद कर दिया, बाउचर से सब क्यों? चेक से या फिर उसका नेट रीजन है कि बैंकिंग से हमारे करिए। हमारा बैंक उससे बहुत दूर है अभी डिजिटलाइजेशन के। तो मैं नेगेटिव तो नहीं बताना चाहूंगा यहाँ पर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको 3 टारगेट है, याद रहेगा पूजा जी। एक है टू अचीव द जी डिपॉजिट सर। टारगेट अलॉटेड फॉर मार्च। दूसरा कि मार्केट शेयर। टू गेन द मार्केट शेयर इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, मार्केट शेयर लेना है। और तीसरा टू अचीव द डिजिटल पेनिट्रेशन अलॉटेड बाय द डीएफ आरबीआई। है, सॉरी, डीएफएस। डीएफएस। हाँ। तो केंद्र सरकार है ना, ये टारगेट दी है जी डिजिटलाइजेशन। और अभी याद रखिए चुनाव आ रहे हैं, है ना, तो चुनाव के लिए उनको जी। टारगेट पूरा करना है। तो इसके लिए ये खेल किया जा रहा है। और आप उसमें जो 12 जोन है, 12 जोन के आधार पर एक हेल्दी कंपटीशन तैयार किया गया। तो इनिशिएटिव्स आपको याद होने चाहिए। दूसरा इनिशिएटिव क्या है, सेंट राइज है, जो आपके परफॉर्मेंस को देखता है। एपीआर के लिए। जी सर। हाँ, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। ये कहता है कि एक अधिकारी जो है अपने डैशबोर्ड में अपने ब्रांच के परफॉर्मेंस को देख लेगा, और उसमें हिंट्स आएंगे कि आप इस दिशा में काम करो, आपके नंबर अच्छे आएंगे। ये सारे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत जो है बनाया गया है, और उनको ऑटोमेटिक बनाया गया है कि आपको कहीं से डाटा पंच करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपके रिपोर्ट से वो लेगा और रिपोर्ट से लिंक रहेगा, और आपको हिंट करेगा कि आप अपने आप को कैसे बेहतर बनाओगे, आप अपनी ब्रांच को कैसे बेहतर बनाओगे। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। तो ऐसे आपको न्यू इनिशिएटिव्स जो हैं आपको बताने होंगे। एक भी दो भी बता दिए तो उनको लगेगा कि ठीक है। डीएफएस का फुल फॉर्म बोल रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। सर जैसे जो सेंट्राइज है वो ब्रांचेस के लिए तो चलो ठीक है कि उसका डाटा आ जाएगा उसमें कि आप कितने जी। कम है, कितना आपको अचीव करना है, बट जो अब जो आर ओ एडमिनिस्ट्रेशन में जेडो बैठे हैं। में जो आर ओ जेडो में है उनके लिए भी की रिस्पॉन्सिबल एरिया जो दिया गया है, की सीआरए एरिया पे किया चलेगा। गया है, और उसके लिए ओके। थ्रेशोल्ड लिमिट डाला गया है। जैसे अभी ओके। अभी आपका अगर मान लीजिए कंप्लेंट डील करते हैं, तो आपको हम्म। उसमें की एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला गया है, की एरिया पंच किया गया है। और फिर उसके बाद उसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट डाला गया है कि आप 500 का डालेंगे तो फिर आप जितना करते हैं उसको पंच करेगा आपके, और एक जन एथराइज करेंगे। और जी क्योंकि वो सिस्टम बेस नहीं लेगा, लेकिन जो पोर्टल जी बेस है वो बोलता है पोर्टल बेस को हम अपने आप ले लेंगे। जैसे सीएमएस में कंप्लेंट है आपके रीजन में कितने, तो अपने आप को खींच लेगा ना वो सीएमएस से, जी। जी सर। है ना। और क्या कहा गया है बैंक में कि भाई आप कोई भी कंप्लेंट आए, मैनुअल कंप्लेंट भी आए तो भी सीएमएस में डालना है ना। तो जी आएगा ही आएगा, मतलब ऑटोमेशन है, सभी को ऑटोमेशन ही ले रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट ऑटोमेशन हो गया, सारी चीज़ तो ऑटोमेटिक हो गया, है ना, पोर्टल बेस हो गया। जी। जी सर। चलिए, तो अब अगर आता है नेशनल इवेंट्स। नेशनल इवेंट्स का मतलब है कि नेशनल के द्वारा अगर कोई इवेंट्स किया गया और उसमें हमारे बैंक की कोई भागीदारी है तो उसको याद रखने की जरूरत है। जैसे ईज गाइडलाइन में कोई हमको प्राइज मिला है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन सेंट्रल बैंक को भी कोई प्राइज मिला है किसी में, आप थोड़ा देखिएगा।
ये साइट पर दिल्ली जाके। के जयदम पर लेके आए थे सर, वही वाला? हाँ हाँ, यस यस, है ना। जी जी सर। तो वो नेशनल इवेंट हो गया, ईज में मिला है, या आपको अटल पेंशन योजना में कहीं मिला है इवेंट्स में, या कहीं भी अगर बड़े इसी राष्ट्रीय स्तर पर कोई इवेंट है, PFRDA के साथ कोई अवार्ड मिला है, तो उनको आपको कम से कम एटलीस्ट जानने की ज़रूरत है। ये एक हिस्सा रहता है। हो सकता है पूजा जी से ना पूछा जाए, इधर सिद्धार्थ जी से पूछ लिया जाए, किसी और से पूछ लिया जाए, लेकिन जी ये एक रहता है कि भाई इतना बड़ा इवेंट हुआ है, सेंट्रल बैंक को अवार्ड मिला है, आप कहाँ थे, कौन से बैंक में काम करते हो, ऐसा पूछ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए दूसरा है न्यू कैंपेन, जैसा कि मैं बताया न्यू कैंपेन है अभी, क्या CCPL न्यू कैंपेन है अभी, और कुछ न्यू कैंपेन चल रहा है। क्या कैंपेन चल रहा है बताइए पूजा जी। अभी और तो नहीं सर, मुझे कोई ध्यान आ रहा। चल रहा है ना, PPF सुकन्या का कैंपेन चल रहा है 15 मार्च हाँ, से, ठीक है। वो ऑपरेशन में चल रहा है जी सर। एक तो CCPL चल रहा है जो 15 मार्च तक चलेगा। जी एक और कैंपेन चल रहा है अभी, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, DSBS चल रहा है, उसमें जी रिक्वेस्ट वो जनरेट करना है ना। और आपके रीजन को उसमें लक्ष्य कितना दिया गया वो पता होना चाहिए, आपके ब्रांच को लक्ष्य कितना दिया गया है वो पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। जी जैसे अभी हमारे सिद्धार्थ जी भोपाल जोन में काम करते हैं ना सिद्धार्थ जी, तो इनको 900 का टारगेट दिया गया है भोपाल जोन को, तो भोपाल जोन को 900 का टारगेट दिया है, 11 रीजन है, तो एक रीजन को लगभग 90 टारगेट दिया गया है। मतलब 50 ब्रांच है तो 50 ब्रांच को 90, एक एक ब्रांच दो दो भी करेंगे तो इनका टारगेट पूरा हो जाएगा, और उसके लिए 1 महीने के अंदर, है ना। क्योंकि ये भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा कैंपेन है कि लोग बैंक ना आए, डोर स्टेप ही उनको इनिशिएट करिए, आदत डालिए उनको, जी आदत सर। डालिए। जैसे कि वो जियो कितने साल फ्री दिया था, जियो वाला जो अपना जियो मोबाइल, अंबानी जी कितने साल तक फ्री चलाओ नेट बोला, फिर उसके बाद पैसा एक लगाया। साल सर, एक साल, एक 1 साल, साल। है ना, लगातार। अब 1 साल में सिम लिए और हम लोग अभी तक चला ही रहे हैं, है ना। तो ठीक उसी तरह आप ना उनको डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस अभी कुछ कुछ चीज़ें फ्री हैं, कुछ कुछ पेमेंट बेस पर है, तो वो थोड़ा सर्कुलर के आधार पर देख लीजिएगा, लेकिन फी बेस्ड सर्विसेज है, लेकिन जब आदत हो जाएगी ना तो लोग इसको जो है आगे आने वाला ये फ्यूचर इमर्जिंग बैंक का एक सर्विसेज दिख रहा है। कैसे बताओ, एक कस्टमर आता है, उसका टाइम जाता है, उसकी एनर्जी जाती है, उसका डीजल जाता है, उसका पेट्रोल जाता है, तो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस भी आगे पॉपुलर होगा। और जितना रुपया खर्च होता है उससे कम में आप डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस दे रहे हैं, बस पॉपुलर करने की जरूरत है। जैसे कि पहले ऑनलाइन था ना, ऑनलाइन को कोई खरीदता नहीं था, दुकान में जाते थे पूजा जी, नहीं पूजा जी जी सर। तो नए जमाने के हैं, मतलब पुराने, अपने आप को पुराने जमाना देख लें, तो बाजार जी जाएंगे, पहले देखेंगे यही साड़ी मिलेगा तभी खरीदेंगे, लेकिन अभी क्या होता है, ऑनलाइन, गाड़ी में बैठे हैं ऑनलाइन कर लिए, तो ठीक उसी तरह से जी ये न्यू कैंपेन है डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस। और क्या न्यू कैंपेन है, जैसे PPF सुकन्या गवर्नमेंट बिजनेस, तो गवर्नमेंट बिजनेस के लिए पूरा तैयार रहिए। गवर्नमेंट बिजनेस में कौन कौन सी स्कीम्स है जिनको आप ऑपरेट करते हैं, कमीशन कितना मिलता है, ये आप जानने की करिए, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी है। न्यू इमर्जिंग ट्रेंड का मतलब होता है कि आपके बैंक में अभी न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स में आता है डिजिटल बैंकिंग। तो डिजिटल बैंकिंग मतलब ग्राहकों के जीवन को कितना आप आसान बना रहे हैं, और आपके मोबाइल ऐप में, जैसे अभी हो सकता है आपसे सवाल पूछ लें, मोबाइल ऐप में एक नया फैसिलिटी चालू किया है, वो क्या फैसिलिटी चालू किया है, क्या किया पूजा जी, कुछ चालू किया ना नया फैसिलिटी। यूपीआई वाला सर? UPI, QR कोड सर। QR कोड, है ना। अच्छा। हाँ क्यू आर सर। कोड क्यूआर कोड किया है, फिर वो क्विक सर्विसेज हैं, फिर नॉमिनेशन का है। तो आप एक बार मोबाइल ऐप को अंदर जाके देखिए क्या क्या सर्विसेज ऐड किए हैं। और जी एक हाँ, साथी और ऐसा सर सवाल, एक चीज और भी किया है बहुत अच्छा अभी सैंड मोबाइल में, यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुआ है हम्म, और आपने उसको ओपन में नहीं किया है तो उसमें एक मेनू और अलग से आता है, उसमें बिना रजिस्ट्रेशन के बहुत सारी सर्विस देता है वो। हाँ, तो ये जो सर्विसेज है ना इसको देखिए, वो उनकी अपेक्षा है कि जब इनको ही नहीं पता है तो ये ग्राहक को क्या बताएंगे। तो ये जरा मोबाइल बैंकिंग चालू करके देख लीजिए, क्योंकि आज डिस्कशन भी चल रहा था तो वहाँ पर कई लोग बता रहे थे कि ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं और नई नई ऐड हुई हैं करके, तो मैं भी नहीं देख पाया हूँ तो आपके सामने नहीं रख पा रहा हूँ। जैसे कि जी नॉमिनेशन का नया ऐड किया है, और डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के लिए रिक्वेस्ट के लिए किया है, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म तो है ही है। तो कुछ चीज़ें आप जैसे 2-3 चीज़ें बोल पाते हैं ना तो उनको ये आश्वस्त हो जाता है कि हाँ ये गो थ्रू हुए हुए हैं,
तो पूरा नहीं बताने से भी चल जाएगा, मतलब ये जानते हैं। फिर डिजिटल में आपका जो लिमिट्स वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई ठीक है चलो आपके कितना मैक्सिमम कर सकते हैं यूपीआई में, आईएमपीएस में कितना कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। फिर डिजिटल जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होते हैं उनके बारे में कोई सा पूछ सकते हैं कि ऐसे कोई इंस्टेंस आप बता सकते हैं क्या कि किस तरह से अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हो रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है, आपकी लाइबिलिटी क्या है। तो ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जी। ये अपॉर्चुनिटी है तो थ्रेट्स भी है, इसीलिए पूछे जा सकते हैं। अगला है आपका, ये क्वालिटी होनी चाहिए नो प्रॉब्लम। मतलब जैसे अभी हमारे एक साथी का हम इंटरव्यू लिए थे ना, सुमित कुमार जी, को बोला हाँ सर समस्या तो है सर, किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ से वसूलेंगे सर। तो उनको ये कहना चाहिए था कि ठीक है सर, किसान क्रेडिट कार्ड है, एनपीए है, लेकिन उसको भी वसूली करने के लिए हमारे पास पर्याप्त टूल्स हैं, क्योंकि बैंक जो है सिक्योर्ड लोन करती है और उनके पास सारे टूल्स होते हैं सारे लोन के वसूली के लिए। तो सबसे पहले तो हम उसको नोटिस देंगे सर, फिर किसान से मिलेंगे, व्यक्तिगत संपर्क करेंगे, किसान को मदद करेंगे, उसको अगर कहीं दिक्कत है तो उसको मदद करेंगे, है ना सुमित जी। किसान जो है बेचारा एक एक ही आय है उसके पास यार, धान धान लगाता है, तो क्या करेंगे, उसको थोड़ा मदद कर दो, उसको बोलो कहीं से जमा कर। तो मेन बात है उससे मिलेंगे, व्यक्तिगत संपर्क करेंगे, उसको मदद करेंगे, परसू करेंगे, उसकी परेशानी को समझेंगे और उसकी परेशानी को हल करने में एज ए बैंकर हम मदद करेंगे। वो जब समझ जाएगा तो अपने आप ही पे कर देगा, एक बात। दूसरा आरआरसी करेंगे, है ना, लीगल नोटिस देंगे, ये सारे टूल्स तो हैं ही ना। फिर आखिरी में ओटीएस है, तो समस्या कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। अगर बोलेंगे सुमित सूट जी फाइल आप भी तो, करेंगे सर? हाँ जी, बीच में सूट फाइल भी करेंगे सर आरसी के गुड बाद? फाइल भी करेंगे, है ना। और अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो डीआरटी भी ले जा सकते हैं, अगर कम है हम्म। सिविल सूट भी कर सकते हैं, आरआरसी कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारे तरीके हैं। उनके घर में शादी हो रहा है, उसी दिन बैंड बाजा बारात लेके आप पहुंच गए हैं, हमारा लोन लौटा दो, हमारा लोन लौटा दो, ऐसे करके हल्ला करके आ गए, तो बताओ सारे रिश्तेदार चले गए। जो है ना, ऐसे भी होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है। ये देखिए नो प्रॉब्लम, मतलब आपको हर चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जिक्र करना है, ठीक है सुमित जी। हमको उसके यस सर, हम जरूर उसको कर पाएंगे सर। और अगर नहीं होगा तो हम उच्च कार्यालय की मदद लेंगे और उनके मार्गदर्शन में हम इसको वसूली करेंगे, लॉ लीगल डिपार्टमेंट रिकवरी डिपार्टमेंट की मदद लेंगे और हम लोग वसूली करेंगे हर चीज़ में। फिर होता है अचीवमेंट। आपकी शाखा का कोई अचीवमेंट है तो याद रखने की ज़रूरत है कि आपकी शाखा ने साल भर में कौन से कुछ अचीवमेंट किए, कुछ तो किए होंगे। और शाखा के साथ साथ अगर आपको व्यक्तिगत तौर से कोई अचीवमेंट हुआ है तो वो भी याद रखिए, तो बताने में और क्वांटिफाई करते हुए बताइए, कुछ आंकड़ों के साथ बताइए तो अच्छा रहता है। तो अचीवमेंट्स जिसको बोलते हैं कि अगर आपकी शाखा को अटल पेंशन योजना के तहत कुछ अवार्ड मिला हो, या कलेक्टर साहब ने आपको प्रोत्साहित किया हो, सम्मानित किया हो, या जो नाबार्ड के द्वारा किया हो, जो भी जहाँ लोकल काम करते हैं वहाँ कोई ना कोई तो ऐसे सम्मान मिला हो आपको। मान लीजिए आपने पीएम स्वनिधि अच्छा किया है तो नगर पालिका से सम्मान मिला हो। तो इस तरह का अगर कोई अचीवमेंट है, या जो कैंपेन चल रहे हैं आपके बैंक के स्तर पर उसमें कोई अचीवमेंट मिला हो, सभी ब्रांच में अच्छा काम करते हैं तो किन्हीं किन्हीं को तो ये अचीवमेंट मिलता है, तो याद रहना चाहिए। फिर आता सर है जो आपका एप्रिसिएशन लेटर्स मिलते हैं? अप्रिसिएशन लेटर्स, हाँ वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत अप्रिसिएशन लेटर है, जैसे कि आज अभी ट्रेंड चल रहा है कि स्टाफ को अप्रिशिएट कर करके खूब सारा काम कराओ, अभी ये ना ये नहीं, वो टूल पहले के हैं सर, पहले के हैं, हाँ, जो जब से ये सर्विस अभी, कर रहे हैं तब से मिल रहे हैं। हाँ तो ये मैनेजमेंट टूल अभी ये हो गया है कि भाई सिद्धार्थ जी है ना, तो इसको मुकुट पहना पहना के काम कराओ। तो ऐसे कहने ऐसे का, वो बोल सकते हैं ना अपन। हाँ लेकिन उसमें क्या करिए, उसमें जो तीन आपके सर्वश्रेष्ठ हैं, तीन तीन सर्वश्रेष्ठ हैं उनका जिक्र आप कर लीजिए कि सर वैसे मुझे काफ़ी समय ये सौभाग्य मिला काम करने का, और मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि मुझे बहुत सारे अप्रिसिएशन मिले, लेकिन सर मैं तीन अप्रिसिएशन के लिए मैं आपको सामने जिक्र करना चाहूँगा, आपकी अनुमति हो तो बोलेंगे ठीक है ठीक है, बताइए बताइए तीन। तो सर एक मुझे ना राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, या राज्यपाल पुरस्कार मिला, या कोई सा अच्छे जगह मिला, जो भी बेस्ट हो उनमें से, ये सारी हम्म। चीजें आप कर सकते हैं ना। ये अप्राइजल, परफॉर्मेंस अप्राइजल एक्चुअल में उनके सामने रहता है आपका कि आपका परफॉर्मेंस अप्राइजल इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। आप भले ही एवरेज लेके जाते हो, वहाँ पर एवरेज में 85 आया, लेकिन वो ना बहुत गौर करते हैं, वो देखते हैं कि साल 2020-21 में ये इसको 85 नंबर मिले थे,
21-22 में इसको 88 नंबर मिले, और 22-23 में इसको 90 नंबर मिले। गुड, मतलब साइन अच्छा दिख रहा है, अच्छा साइन। लेकिन 20-21 में इनको 90 नंबर मिले, अभी 85, फिर 80 हो गया। एवरेज तो आप क्वालिफाई कर गए, मतलब यार कुछ तो कमी है। फिर सवाल उससे क्रिएट होगा। इसलिए परफॉर्मेंस अप्राइजल पे आप वर्कआउट करके जाइए, और अपने लिए उनको कुछ जो वर्ड्स वगैरह सोच के रखिए कि कितना बोलना है, क्या बोलना है। तो अपना अपना सर ये मेरे परफॉर्मेंस। केस में है, हम्म मेरे केस में ये है सर, मेरा डाउन है हम्म पिछले साल का ना, बट वो हाँ, बीएम की वजह से है, तो उसको हम लोग नहीं बोल सकते उसको हैं आप सामने। विनम्रता से कह सकते हैं सर कि सर मैंने तो प्रयास काफ़ी किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर, व्यक्तिगत तौर से, या मैंने अनुभव किया है कि जब मुझे कार्यभार दिया गया वहाँ शाखा प्रबंधक का, उसके बाद 4-6 महीना काम जो मैं वहाँ देख पाया या वहाँ के एरिया को विजिट कर पाया, उसके बाद बिजनेस बढ़ाने के समय मेरा ट्रांसफ़र हो गया, फिर मैं नई जिम्मेदारी के साथ आ गया। हो सकता है सर उसी वजह से मुझे थोड़ा कम मूल्यांकन किया गया, या मुझे कम नंबर मिले, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आने वाले जो अभी साल जो देख लीजिए, कि इसी साल कम हुआ क्या? सर पिछले साल क्या था कि मैं करनाल ब्रांच में क्रेडिट ऑफिसर थी, क्रेडिट हम्म, मैनेजर थी वहां पे, हाँ हाँ और एजीएम ब्रांच थी, तो मुझे सेकंड मैन का भी साथ में दिया हुआ था काम। हाँ। तो आप बट ना क्योंकि उसी तरीके से आकलन करके एक जो है पॉजिटिव वाला बोल दीजिएगा। तो तो उसमें मैं क्या? उसमें ये बोल सकती हूँ ना सर, जो मैंने क्रेडिट में किया, मैंने एमएसएमई के टारगेट अचीव किए थे हाईएस्ट उस टाइम पे। हम लोगों ने टारगेट को अचीव करके भी हाईएस्ट 25% की आई थिंक ग्रोथ दी थी हम्म क्रेडिट में। तो मैंने अपने डिपार्टमेंट में अच्छा किया था, बट मुझे ओवरऑल बीएम सर ने क्या प्रेज किया सर, उसका मैं क्वेश्चन नहीं कर सकती हूँ। उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते। जी तो आप बोल दीजिएगा कि सर मैंने काफ़ी प्रयास किए थे, पर मेरे प्रयास में कुछ कमी हो रही होगी, या वही जो मैं बताया वही वाला कि डिपार्टमेंट थोड़ा चेंज हो गया था, जिम्मेदारी मेरी चेंज हो गई थी, तो शायद यही एक वजह होगा, ऐसा बोल के बोलिएगा। है ना? जी आप सर। बोले ना 2 काम दिए गए थे आपको, तो वहाँ बोल दीजिएगा मेरा एक रोल रोल जो है की एरिया बदल दिया गया था, तो इसी वजह से जी होगा। है ना? जी जी। कब थे आप करनाल में? करनाल में सर मैं जुलाई 21 से, और जब तक यहाँ पे अप्रैल 22 तक थी सर, जुलाई 21 से अप्रैल चौधरी 22। साहब के साथ काम किए हैं, मिथिलेश चौधरी साहब के साथ। है जी ना? जी सर। जी ओके, वो मेरे बीएम थे सर। बढ़िया बढ़िया, चलिए। तो ये ना अप्राइजल यही मैटर करता है, अपने आप के अप्राइजल को देख के जाइए, क्योंकि उनके सामने अप्राइजल होगा और अपना एचआरएमएस होगा, तो उसी आधार पर वो सवाल पूछेंगे। तो एक दो चीज़ें जैसे नेगेटिव हुआ है तो उसको भी एक्सेप्ट करना है, मान लीजिए कोई हुआ तो स्वीकार करना है, और आगे बढ़ना है उसको। अगला आता है एरिया, मतलब ये चाहते हैं कि आप जो भी काम देखते हो उस एरिया के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे में क्रेडिट देखते हैं तो आपको असेसमेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई रेशियो एनालिसिस क्या है। टर्म लोन सैंक्शन कर रहे हैं तो कौन सा इंडिकेटर देखते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अभी हमने सुमित कुमार से क्या पूछा बताओ, सुमित कुमार जी सीधा कैश के बारे में पूछा, क्योंकि उनका एरिया था कैश। जी अगर मैं सर। इनको लोन के बारे में पूछता तो सुमित कुमार जी तो बोल देते कि सर मैं तो सर लोन तो जानता नहीं हूँ सर, मैंने तो देखा भी नहीं सर, मैं तो निकल ही नहीं पाता हूँ सर, मैं तो कैश बंद करता हूँ 6 बजे घर चले आता हूँ। मतलब वो क्वेश्चन होता पूछने वाले के ऊपर, क्या ही पूछ रहे हैं, क्या अपेक्षा कर रहे हैं। हम सुमित कुमार से थोड़ी ना अपेक्षा कर रहे हैं कि वो लोन सैंक्शन कैसे होगा बता देंगे। हम तो ये अपेक्षा कर रहे हैं अभी जो काम कर रहा है उस काम को कितने अच्छे से जानता है। क्यों? उससे हमको ये विश्वास हो जाएगा कि कल हम उसको कुछ नया काम देंगे तो उसको भी अच्छे से जान जाएगा। सिंपल बात है। इसीलिए हम की एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं, जो एरिया में आप काम कर रहे हो उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड क्या है? कोई भी परिस्थिति आती है तो आप उसको ट्रीट कैसे करते हो, आपका नजरिया कैसा है, आपका दृष्टिकोण कैसा है। जैसे कि अभी मान लीजिए सुमित कुमार जी को मैंने हल्के से इशारा कर दिया, सुमित कुमार जी केसीसी कहाँ, अरे हाँ सर केसीसी कहाँ से होगा। और जैसे उन्होंने बोला कि सर मैं अच्छी ग्राहक सेवा दूंगा तो 10 लाएंगे, वो 10 फिर बाद में 10-10 बढ़ा रहा है, तो वो वर्ड ही गलत है एक्चुअल में। कि सर मैं बेहतर ग्राहक सेवा देता हूँ, और बेहतर ग्राहक सेवा की की वजह से वो ग्राहक जो है हमारा ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है और हमारे बैंक का प्रचार प्रसार करता है, जिससे कि हमारे बैंक का व्यवसाय बढ़ने में काफ़ी वृद्धि होती है, या उसमें सकारात्मक वृद्धि होने लगती है, और या उसकी संभावना रहती है। तो ऐसा है 10-10 तक करेंगे तो फिर वो एटीट्यूड दिख गया कि भाई ये तो 10-10 ही करेगा भैया, ये एग्जाम्पल नहीं है, है ना।
ठीक है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड हो गया, वो क्लोज एंडेड हो गया। तो एटीट्यूड क्या होता है, आपका नजरिया। जो भी सक्सेसफुल पर्सन होते हैं ना, सक्सेसफुल पर्सन के पास उनका जो फार्मूला होता है 5% नॉलेज, 95% एटीट्यूड। अगर एक सक्सेसफुल पर्सन को एक टास्क मिल जाता है ना जिसका ज्ञान नहीं है, फिर भी वो सफल हो जाता है। कारण क्या है, क्योंकि उसके पास एटीट्यूड 90% भरा है। क्या एटीट्यूड है, परिस्थिति आएगी, उसको नजरिया है, नजरिया देखेगा, परिस्थिति के आधार पर अपने आप को बदलाव करेगा और उसमें हासिल कर लेगा। इसको बोलते हैं सब्सटेंशियल ग्रोथ। सब्सटेंशियल ग्रोथ मतलब इनर ग्रोथ होता है। जिसके पास एटीट्यूड है वो क्या करेगा, जैसी परिस्थिति है वैसे वो अपने अस्त्रों का प्रयोग करेगा और बिजनेस बढ़ा देगा। तो नॉलेज 5%, एटीट्यूड 95% चाहिए कार्य निष्पादन के लिए। और एटीट्यूड क्या है, नजरिया। मान लीजिए आपका दृष्टिकोण किस तरीके से है, व्यवसाय को आप किस तरह से देखते हैं और क्या सोचते हैं, आपका परिस्थिति को हैंडल करने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, ये एटीट्यूड से नजर आता है। मान लीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है कि आप क्या देखते हो, ये सारी एटीट्यूड से पता चलता है। फिर आता है एडिशनल। एडिशनल मतलब सुमित जी क्या एडिशनल है, मैंने पूछा ना आपसे कि आपके अंदर क्या एडिशनल है ना, आपके अंदर क्या एडिशनल है कि हम जहाज दे दें आपको, क्योंकि जहाज पानी में जाएगा फिर उसके बाद हमारी पकड़ में नहीं रहोगे आप। हम तो यहाँ जोनल ऑफिस में बैठे हैं, हम तो यहाँ सेंट्रल ऑफिस में बैठे हैं, आप बताओ जहाज तो आप ही को चलाना है, फिर क्या एडिशनल क्वालिटी है। क्योंकि आपको यहाँ पर 5:1 मतलब 5 गुना लोग हैं आपसे इंटरव्यू में, 5 लोगों को नीचे करना है, 3 लोगों को नीचे करना है, तो कुछ ना कुछ तो एडिशनल चाहिए सर। कुछ एडिशनल दिखाइए, आपकी बातों से दिखे, आपके हाव भाव से दिखे, आपके पेपर से दिखे, आपके जो बिजनेस ब्रांच के बिजनेस फिगर से दिखे, कुछ ना कुछ एडिशनल होना चाहिए इंटरव्यू। तभी जाके आप एक इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और इंटरव्यू का कलम चलेगा और वो ज़्यादा नंबर देंगे तो आपको सफलता सुनिश्चित होगा। मैंने 20 पॉइंट पे चर्चा किया है। पूजा जी बताओ क्यों 20 पॉइंट पे चर्चा किया है हमने, क्योंकि सर 20 क्योंकि नंबर होते हैं। जी सर। 30 नंबर होते हैं, है ना। ये हुई जी आपका एटीट्यूड, आपने बढ़िया इसको इसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, आपने पकड़ा। 20 पॉइंट से हमने चर्चा किया क्योंकि इंटरव्यू में 20 नंबर होते हैं और 20 नंबर में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए पूजा जी? सर 20 में से 20 की कोशिश कीजिए, एटलीस्ट 18-19 तो मिले ही। 17 17 और 17 दे दिया मतलब आपको स्वीकृति मिल गई है। किसके लिए? सिलेक्शन है, मतलब उन्होंने आपको सेलेक्ट कर लिया उसी घड़ी। 17 ओके। है ना, 17 में। 15 में यस सर। मॉडरेट होता है, लेकिन 15 से ऊपर देते हैं तो इंटरव्यूअर, जितने भी इंटरव्यूअर बोलते हैं कि अगर 15 से ऊपर दिया है हमने तो उसको सेलेक्ट हमने किया है, बाकी उसकी किस्मत। मतलब बाकी किस्मत क्यों, क्योंकि रिटर्न के भी वो जुड़ते हैं, फिर उसके हाँ बाद वो वैकेंसी पे टोटल डिपेंड करके करता है, मिलता है सर। मेरिट पे जी। भी डिपेंड करता है ना। और आपकी वैकेंसी कितनी है उसके ऊपर भी टाइट कंपटीशन होता है, एक एक नंबर में 100 लोग भी होते हैं कभी कई बार, है ना। जी सर। तो ये जो होता है आपका 17 से ऊपर। और 18, 90, 20 तो जो आपके वो प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलते थे ना 10th 12th में, वो होते हैं। बट यहाँ पर 17, 18 मिला तो बहुत अच्छा। कई लोगों को 19 भी मिलता है। 20 जो है बहुत ही रेयर टू रेयर, मतलब ऐसे केसेस में, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ऐसा देते हैं, क्योंकि हम्म। इंसान ऐसा देखा जाता है बैंकिंग में कि पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, इसलिए 18 भी दिखता है, 19 भी दिखता है। 20 भी आएगा सर कभी। आएगा आएगा, आता है, कई लोगों को आता है ना। जी और कई लोगों को क्या होता है कि जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आपके शुरू के 5 मिनट में अगर वो इन्फ्लुएंस हो गए, आपसे प्रभावित हो गए, तो आप जी। देखिएगा एक ही इंटरव्यूअर सवाल पूछेगा, उसके बाद सब लोग बोलते हैं सर नो क्वेश्चन, जाने दीजिए। मतलब देख लिए इन्हें क्या टाइम वेस्ट करेंगे, इनको देख के आप दूसरे आने दीजिए। ऐसा होता है, कई बार हमने देखा है ना। हम्म। और हमने तो अपना इंटरव्यू भी देखा है कई बार, मेरा तो 1.5 मिनट में भी इंटरव्यू हुआ है, 1.5 मिनट इंटरव्यू हुआ है। बताइए, सर हमको आपका लेने की जरूरत ही नहीं थी उनको। बैठने तक भी नहीं बोला गया एक दफा, ये बात है। तो ये मतलब होता है, मैंने हमने अनुभव किया, और कई बार 20 मिनट भी बात किए हैं। वो इसलिए बात किए जी। हैं कि हमारी बातें ही सुन रहे थे वो। तो आप क्या कह रहे हैं उसमें समरसता कितनी है, उस बातों को सुनने लगते हैं। आपके अंदर एक्शन प्लान है,
आप चर्चा कर रहे हैं एसओपी के बारे में, आप चर्चा कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो उसको सुनने की कोशिश करते हैं, है ना। प्रॉब्लम रिजोल्यूशन के लिए आप नए स्टेप सुझा रहे हैं, नए टर्मिनोलॉजी ला रहे हैं, एक नया वाक्य बोल दिया आपने, तो उसको सुनने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, उनके ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करना चाहते हैं। सपोज कि हम जी ये सर। सुमित कुमार के घर गए, तो सुमित कुमार किस तरह से हमारा आवा भगत करेगा, ये पूरा डिपेंड करेगा सुमित कुमार के ऊपर, है ना। तो ठीक उसी तरह ही इंटरव्यू में है, हमारा आवा भगत कैसे हो, तो आपका डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके से वहाँ जाना है, कैसे आपका हाव भाव रखने हैं। तो ये जी थी कि अगर सीखना चाहते हैं तो कुछ गलतियां करिए, जैसा कि हमारे सुमित कुमार ने गलती करा, तो सुमित कुमार जी के लिए ताली बजाओ, इसने गलती करी, ये सीखा है ना, ये जी सीखना बिल्कुल। चाहता है। तो जीवन में हमेशा गलती करिए, क्योंकि गलती करने से हम सीखते हैं और मजबूत होते हैं। और ये पूरा क्रिकेट का मैदान है, आपको आउट नहीं होना है, पिच पर बने रहना है। बाउंसर आएगा, नो बॉल आएगा, वाइट बॉल आएगा, सिक्सर भी पड़ेगा, सफलता मिलेगी, और जरूर सफलता मिलेगी। आज के सेशंस के बारे में कोई साथी सवाल करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बाकी चीज़ें तो आपके लॉगिन सेक्शन में हैं। यस, क्या चीज़ें सीखने मिला जय राजू नयन जी? आज के सेशन में काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली सर, कि आप किस दिशा में बात कर रहे हैं, कि आखिर अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, जितना संक्षेप में आप जवाब दें और कुछ नई चीज़ें के बारे में, नई बातों के बारे में बता दें, ताकि उनको अच्छा लगे और उसी पे वो क्वेश्चन अगला कर दें, ताकि आपका जो है ना समय निकल जाए और आपका जो इंटरव्यू एक संतोषजनक माना जाए। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, हमको ना बिल्कुल डरना नहीं है, कुछ भी घबराना नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल घबराना काफ़ी लोगों में आ जाता है, चेहरे पर दिख दिख जाता है। लेकिन यकीन मानिए, जो मेरे से आप यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो ऐसे ही सामान्य चर्चा की जाएगी, और नहीं हो तो सुमित कुमार फिर स्क्रीन में आएगा कल इंटरव्यू देने के बाद, बताएगा, है ना। कल देखना, आप इंटरव्यू दे के आप बताना मुझे, जो मैंने कहा वैसी ही चर्चा होगी, और हो सकता है और साधारण तरीके से चर्चा होगी। वो देख लेते हैं कि आया है ना घबराया हुआ है, तो उसको कूल कर देंगे। मान लीजिए, समझ लो सुमित कुमार वहाँ गया और उसको पसीना पसीना आ रहा है, तो वो रिलैक्स करेंगे आपको, और जितनी देर तक आप घबराए हुए हैं ना, उसमें कोई नंबर ना माइनस होगा ना प्लस होगा, उसको छोड़ देंगे, आपको रिलैक्स कर देंगे। हाँ सुमित कुमार जी अच्छे हैं ना, पानी लेंगे, चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, ऐसा ठीक करने के बाद सवाल पूछेंगे, फिर उसको जज किया जाएगा, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग हैं। आप ही कैसे यहाँ से गए हुए हैं, उनको सब पता है कि क्या चीज़ें होती हैं, है ना। और वो एक मौका भी दे रहे हैं आपको इसी चीज़ों के लिए। अभी मैं आप लोगों से कह रहा था कि कल इंटरव्यू हुआ है बैंक का, उसमें कुछ सवाल पूछे गए, तो मैं, आप लोग सुनना चाहेंगे तो हाँ कर दीजिए, तो मैं बताता हूँ क्या सवाल पूछे गए, जी सर। है ना। देखिए, एक साथी है, उनसे पूछा गया कि पाल जी आप बताइए, आपका ट्रांसफर क्यों होता रहता है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफर होता रहता है। है क्या सवाल, उनका जो है ट्रांसफर बहुत होता है, मतलब उनका ट्रांसफर का वो था 8-8 महीने का एवरेज था, बताइए 8 महीने का एवरेज है, तो आपका ट्रांसफर क्यों होता है। तो मतलब उसमें ये उनको दिख रहा था कि क्या कुछ नेगेटिव बात है क्या, कि अगर हम उनको पोस्टिंग कहीं भी कर दें तो वहाँ शिकायत आ जाती होगी, तो इसका ट्रांसफर हो जाता होगा, है ना। तो दो तरह का होता है, एक तो डिमांड एंड सप्लाई मेथड है, और यानी तो एक रिजेक्शन एंड डिप्लॉय मेथड है ना। अगर हाँ वहाँ के लोग रिजेक्ट कर दिए तो उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है दूसरी जगह। और दूसरा है डिमांड एंड सप्लाई, या तो उसको, उसमें क्वालिटी इतनी होगी कि वो उसको डिमांड कर दिया जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को देखते हुए उससे पूछा गया पहला सवाल, मतलब उनके बायोडाटा में देख लिया, अरे ये तो कहीं टिक ही नहीं रहा है, तो पूछ लिया आपका ट्रांसफर क्यों होता रहता है। तो दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि आप एलडीएम ऑफिस में काम करते हो, लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है ना, तो लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में क्या क्या काम होते हैं, क्या करते हो, ऐसा बोल रहे हैं। लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आपके क्या क्या काम होते हैं, मतलब यही हो गया कि आप क्या क्या काम करते हो, जैसा कि हमारे सुमित ने बताया, है ना। तो लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में काम, जब आप पोस्टेड हो तो आप क्या क्या काम देखते हो। तो उन्होंने बोलना चाहिए कि सर मैं जिले में जितने भी एनुअल प्लान होते हैं विकास के, बैंकों के माध्यम से जिले के समेकित विकास के लिए, उन सभी विकास कार्यों में कोऑर्डिनेशन का काम करता हूं, और बैंक से प्रगति रिपोर्ट लेके उनकी समीक्षा करवाते हैं, और जो है देश के हितों की रक्षा करते हुए वहाँ के लोगों का देश के सामाजिक विकास के लिए जो कार्य दिए गए हैं, सौंपे गए हैं, उनको संपूर्ण करने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता हूँ।
साथ ही साथ कलेक्टर मीटिंग कराते हैं, टीएल मीटिंग कराते हैं, बैंकों की समीक्षा कराते हैं, बैंकों की ट्रेनिंग कराते हैं, नाबार्ड से लाइजनिंग कराते हैं। ये आपके वर्ड से ही आपको पता चला, हाँ ठीक है रहने दे भैया, हो गया चलो शांति रखो चलो, ऐसा है ना। अगला सवाल पूछा गया उनसे, डीएलसीसी में चेयरमैन कौन होता है? डीएलसीसी में डिस्ट्रिक्ट लेवल जो डीएलटीसी बोलते हैं ना, कमिश्नर होते हैं ना सर? कलेक्टर साहब होते हैं, है ना। जी। सीसीपीएल क्या है पूछा गया, देखो सीसीपीएल क्या है और उसका टारगेट कितना है, और कौन कौन से पैरामीटर उसमें दिए जाते हैं, नंबर और मार्क्स कितने दिए जाते हैं, ये पूछा गया। तो सीसीपीएल का सर्कुलर पढ़ लीजिएगा, सर्कुलर है ना, सीसीपीएल का सर्कुलर मेरे पास भी है, यानी तो आप लोग तो डाउनलोड कर सकते हो। सीसीपीएल का सर्कुलर देख लीजिएगा, उसमें जीएम साहब के लेटर से निकला है कि सीसीपीएल में क्या लक्ष्य दिए गए हैं और कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं। तो उनको क्लियर सवाल पूछा कि देखो सीसीपीएल जानते हो आप, सीसीपीएल क्या है? तो वो साथी नहीं बता पाया, उन्होंने सीसीपीएल का फुल फॉर्म नहीं बता पाया, टारगेट कितना है नहीं बता पाया। और अगला सवाल क्या पूछा, आपने कितना मोबाइल ऐप जो है मोबिलाइज किया बोल दिया, क्योंकि सीसीपीएल का एक वो ऑब्जेक्टिव था ना, वो पेनिट्रेशन डिजिटल का, है ना। फिर अगला पूछा, आप जो है एलडीएम ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन ब्रांच के बिजनेस बढ़ाने में क्या क्या मदद करते हैं, ये पूछा गया। ठीक है, और 7 मिनट का इनका इंटरव्यू चला, कितने मिनट का इंटरव्यू चला इनका, वो 10 मिनट का इंटरव्यू चला टोटल। कितना चला पूजा ओके, जी? 10 मिनट्स। मिनट का इंटरव्यू चला, और वो उनका कहना था कि 4 लोग बैठे थे, 4 लोगों में से 3 लोगों ने सवाल किया। तो सोचो 10 मिनट एक के इंटरव्यू में 3 लोगों ने सवाल किया, तो दो दो 6 मिनट तो वो सवाल ही कर लिए होंगे, केवल 4 मिनट बिल्कुल। ही बोला होगा वो, जिनमें से 2 सवालों का जवाब नहीं दिया वो है ना। चलिए, तो ये बात हो गई। अगला एक साथी का सवाल आया, साझा किया, उनसे कितने सवाल पूछे गए उनसे देखते हैं। उनसे पूछा गया सबसे पहले तो, आपका नाम क्या है, आप कौन से रीजन में आते हैं, ये सवाल पूछा गया, मतलब इंट्रोडक्टरी सवाल, कि आप अपने बारे जी। में बताओ, है ना, जैसा कि हमने सुमित कुमार से पूछा। दूसरा जी सवाल सर। पूछा गया कि आप बैंक में क्या क्या काम करते हो, जैसा कि मैंने सुमित कुमार से पूछा, आप बैंक में क्या क्या जी। काम करते हो, क्योंकि आप जो बोलेंगे उसी सवाल पूछेंगे। फिर उसने उसने क्या बोला, वो सब स्टाफ साथी था, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, सब स्टाफ का इंटरव्यू था। तो उसने बोला सर मैं सब स्टाफ हूँ, और मैं रिकॉर्ड कीपिंग देखता हूँ, और दूसरा वो क्या है, हम ही से पढ़ा हुआ था, तो उसने बोला दूसरा रिकवरी में काम करता हूँ, है ना। हम्म। तो फिर सीधे सवाल पूछ लिया, आपकी शाखा का एनपीए कितना है, तो वो याद था उसको, सर एनपीए है 86 लाख। सबसे बड़ा एनपीए कितना है, सबसे बड़ा एनपीए मालूम था उसको। फिर उससे पूछा गया अकाउंट मतलब रिकॉर्ड कीपिंग देखता है, तो बोला कि केवाईसी क्या होता है, ये सवाल पूछा गया। फिर वो बोला कि रिकॉर्ड कीपिंग करते हो ना, तो आपको केसीसी लोन होता है आपकी शाखा में, तो बोले हाँ होता है। तो बोले केसीसी लोन होता है तो उसके जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो कौन कौन से कागज हैं, कभी सीले हो गए, कभी फाइलिंग किए होगे ना, हाँ तो बोले किया हूँ। बोले बताओ कुछ कुछ कागज देखते हो क्या आते हैं, तो उसने बोल दिया खसरा, नक्शा, है ना, डॉक्यूमेंट रहता है, और बाकी सर कुछ डॉक्यूमेंट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं बेसिकली ऋण पुस्तिका, खसरा, 5 साला, प्रारूप 5, ये सब देख पाता हूँ, ऐसे बोला। फिर उनसे सवाल पूछा गया, आपकी कोई नई डिपॉजिट स्कीम लॉन्च हुई क्या, जो ज़्यादा पॉपुलर चल रही है, तो आप लोगों ने बता ही दिया। और फिर स्क्रीन नंबर पूछा गया, बोला गया कि अगर खाता खोलने का स्क्रीन नंबर क्या है, बैलेंस इंक्वायरी का एक स्क्रीन नंबर क्या है, क्योंकि वो सब स्टाफ टू क्लरिकल में जा रहे थे, इसलिए ये सवाल पूछा गया कि वो जानते हैं कि नहीं। दूसरा, क्यों उसने ग्राहक सेवा के लिए बोला था, ग्राहक सेवा करता हूँ, तो इन्होंने ये बोल रहे हैं कि ग्राहक सेवा करते हो तो आप इसको बिजनेस बढ़ाने के लिए किस तरीके से देखते हो, तो उसने बोला सर मैं ग्राहक सेवा देता हूँ, और जब ग्राहक सेवा देता हूँ ग्राहक खुश हो जाता है, तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो नए ग्राहक और लाएं, हमारे बैंक को रिकमेंड करें, तो इसको बोलते हैं रिकमेंडेशन, में उनसे करवाता हूँ। फिर उसके बाद उनसे पूछा आपके आसपास व्यवसाय का स्कोप क्या है, तो व्यवसाय का स्कोप उन्होंने बताया कि सर एग्रीकल्चर में और स्कोप है, एमएसएमई में स्कोप है, जो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, सैलरी अकाउंट मोबिलाइज करने की ज़रूरत है, हाउसिंग लोन भी देने की ज़रूरत है, पर्सनल लोन भी देना, ऐसे ऐसे करके कुछ बताया। दूसरा उन्होंने जी। विजिलेंस क्या होता है, विजिलेंस बोला है, और विजिलेंस में आपका रोल क्या है, तो उसने वही बताया कि सर कैश की निगरानी रखते हैं, कोई अजनबी व्यक्ति ना आ जाए, फिर जो ग्राहक हैं उनको महीने में एक मीटिंग करते हैं, बताते हैं कोई थर्ड पार्टी फ़ोन करे तो उसको ओटीपी नहीं बताना, ये सारी चीज़ें बताया लड़के ने, हमारे साथ ही मतलब तैयारी किया था वो। ये है डिजिटल बैंकिंग में क्या क्या फैसिलिटी होते हैं, ये पूछ लिया। देखिए डिजिटल बैंकिंग में क्या क्या फैसिलिटी है,
तो आपको उसमें क्या क्या है, अकाउंट, एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नॉमिनेशन कर सकते हैं, चेकबुक कर सकते हैं, ऐसे 2-4 चीज बताएंगे तो आपको सही हो जाएगा। फिर उनसे पूछा गया अगर आपकी पोस्टिंग जो है यहाँ से काफ़ी दूर कर दिया जाए तो आप जाएंगे। और दूसरा उससे ये पूछा गया कि आपकी पोस्टिंग जो है 100 किलोमीटर से बाहर कर दी जाए तो आप बैंक में कितनी देर काम करके निकलोगे। ठीक है राजू जी, क्या सवाल पूछा गया? आपकी अभी तो घर में है, वो बोला कि मेरा घर है यही ग्वालियर और मैं पोस्टिंग वहीं, तो उससे बोला आपकी पोस्टिंग आप दूर कर देंगे 100 किलोमीटर पोस्टिंग, तो आप बैंक में कितनी देर निकलोगे? तो सर कुछ नहीं, जल्दी बंद करके निकल जाऊंगा बोलता है है ना, वही 6 बजे निकल जाऊंगा ऐसा बोला। वो एक चूक हो गई उससे। ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो आपने कहना है कि सर मैं जिम्मेदारी के साथ बैंक का जो दैनिक कार्य है उसको अच्छे से करूंगा और बैंक का जो डे इंड होने के बाद ही मैं शाखा से निकलने का प्रयास करूंगा और डे इंड होने के बाद जो है शाखा बंद होते ही मैं निकलूंगा। ये सही जवाब है। डे इंड होता है क्योंकि बैंक में ऐसा जिम्मेदारी है कि आज का काम आज करना है, आज की जो दैनिक डेली एक्टिविटी है ऑपरेशनल की वो कंप्लीट होगा, डे इंड होगा तब जाके आपको लेना है। ऐसा नहीं कि जैसे राजू ने अभी सिंगल विंडो ऑपरेटर है तो 4 बजे चाबी फेंक के चला गया, ऐसा नहीं। आज का कैश मिलाएगा, आज का डे एंड होगा तब इनकी जिम्मेदारी खत्म होती है, ऐसी बात कही गई है। ऐसा अगर बोलेंगे तो इनमें दिखेगा कि हाँ अधिकारी कर्मचारी का है। तो ये थोड़े से सवाल थे जो हमने यहाँ पर साझा किया आपसे। अब मैं अभी एक वीडियो आपको साझा करूंगा शॉर्ट एनालिसिस का, वो देख लीजिएगा। और वैसे तो सीखने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय आपके पास कम है, अच्छी से नींद लीजिएगा, भगवान से प्रार्थना करिएगा और भगवान से प्रार्थना करके आप खुशी खुशी जाइएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ा दोनों पैर जमीन पर सीधा सीधा रख लीजिए, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए और पवित्र मन से अपने विचारों को रोक लीजिए। मैं आपके लिए एक प्रेयर कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोग जो है विदा ले लेंगे। तो दोनों पैर जो हैं जमीन पर टच होने चाहिए, जहाँ भी बैठे हैं रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और दोनों हाथ जो है अपने पैर के जांघों पे ऐसे सीधे होना चाहिए, अर्थिंग, कि हम अपने शरीर से नेगेटिविटी भय को अर्थिंग के माध्यम से निकालने की कोशिश करेंगे। तो अपने आंखें बंद कर लीजिए और मन में जो आ रहे विचारों को रोक लीजिए और अपने इष्ट देवता जिसको आप अपने भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं, परम शक्तिमान मानते हैं, जिससे शक्ति का आह्वान करते हैं, जिससे मन की बात करते हैं, उनको ध्यान में लाइए। थोड़ा समय लगेगा। एक तो आपके सारे विचारों को बंद करिए और सिर्फ सिर्फ उस परम पिता परमेश्वर या उस भगवान, उस इष्ट देवता जिसको आप मानते हैं उसको याद करिए। अगर उनकी छवि आपके स्मृति पटल में आ गई तो उनको सम्मान दीजिए, पवित्र मन के साथ उनको स्थान दीजिए अपने मस्तिष्क पर, अपने राज तिलक पर, अपने मन मस्तिष्क में उनके आह्वान किए, सिंहासन में बैठने के लिए आग्रह करिए और फिर मनी मन दोहराइए मैं जो कह रहा हूँ कि हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद, हे इष्ट देवता आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मुझे सफलता का अवसर दिया उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे भगवान आपने मुझे इस सफलता के करीब पहुंचाने के लिए जो मदद किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सफलता के काफी करीब पहुंच रहा हूं, मुझे सफलता का एहसास हो रहा है। हे भगवान मुझे सफलता की रोशनी दिखाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं सफलता के काफी करीब पहुंच गया हूं, मुझे एहसास हो रहा है कि ये सफलता मैं पाके ही रहूंगा। मुझे ये विश्वास हो रहा है कि मुझे वो सारे सवाल पूछे जाएंगे जो मुझे आता है। भगवान मुझे ये विश्वास हो रहा है कि मुझसे वो सारे सवाल पूछे जाएंगे जो मुझे आता है। मुझे शक्ति देने के लिए आपका धन्यवाद, मुझे साहस देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे महसूस हो रहा है
कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे अपमान को सम्मान में बदल देना, मेरे अपमान को सम्मान में बदल देना, मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देना, मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देना, मेरे रोज को योग में बदल देना, मेरे रोज को योग में बदल देना, मेरे रोग को निरोग में बदल देना, मेरे रोग को निरोग में बदल देना, मेरे जीवन को एक पहचान दिला देना और मेरी वांछित सफलता प्रदान करा देना। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे एक सफल जीवन देने के लिए मैं आपका हमेशा धन्यवादी रहूँगा। और जो ज्ञान, विवेक और साहस आपने दिया है उसका उपयोग समाज कल्याण के लिए करूँगा। मैं पवित्र मन से आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सब कुछ दिया। उसके लिए पुनः आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। कल एग्ज़ाम में, कल इंटरव्यू में आप मेरे साथ ही रहना। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और दोनों हथेलियों को थोड़ा घर्षण करिए, थोड़ा गर्माहट आएगी और ऐसे गर्माहट आएगा। अभी आंखें बंद रखिएगा और जब थोड़ी गर्म हो जाएगा तो हल्के हल्के आँखों को ऐसा स्पर्श करिए और धीरे 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 खोलिए, धीरे धीरे खोलिए। तो आप जो है अब आंखें खोल सकते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी हल्का महसूस लग रहा होगा, ऊर्जावान महसूस हो रहा होगा और आप बेहतर महसूस कर रहे होंगे और आप जो हैं सफलता के करीब होने के लिए आप में एक विश्वास जगा होगा, पॉजिटिव सेल्स पैदा हुए होंगे। कोई ऐसा फील कर पा रहा है कि आपके शरीर में काफ़ी पॉजिटिव सेल्स पैदा हो गए? जी सर। बिल्कुल सर, ऐसा हो रहा है। यस। आप अगर मैंने जैसे शब्दों में कहा और जिस हिसाब से कहा अपने शरीर को हल्का छोड़ के इस तरह से किए होंगे तो आपके यहाँ कम से कम 1 लाख से ऊपर पॉजिटिव सेल्स पैदा हो गए होंगे इसी 1 मिनट या 2 मिनट में। क्योंकि वर्ड्स में ताकत होती है, मोमेंटम में ताकत होती है, भाव में ताकत होती है। तो आपको अभी अगर थकावट भी लग रही होगी तो शायद थकावट दूर हो गई होगी, है ना राजेंद्र जी? है ना? अभी एक सेशन और पढ़ सकते हो आप, है ना? लेकिन समय 2 की बजे तक, बाध्यता होती है। तो 2 हम बजे तक बैठ सकता हूँ सर अभी। हाँ बैठ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन समय की बाध्यता होती है। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट मैं तो पढ़ाने आता ही नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों से चर्चा करने आता हूँ। आज तो सुमित जी से बात करने ही आया था, ये बहुत फ़ोन करते थे, दिन में 2-3 बार फ़ोन करते थे। आज हमने कहा आज उनको समय दिया, आज ही बात करेंगे स्क्रीन पर, है ना? चलिए, तो आप सभी से मैं विदा लेता हूँ और आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप ज़रूर सफल होंगे और जीवन बड़ा अद्भुत है, इसको सीखते चलिए और 3 चीज़ों पे काम करिए। एक तो बात है ज्ञान, दूसरा है अनुभव और तीसरा है स्किल। स्किल में ही कम्युनिकेशन स्किल होता है, मतलब संप्रेषण शक्ति। तो पहला ज्ञान, ज्ञान जो आप तो मेरे साथ रोज सीख रहे हैं तो ज्ञान आपके पास है। और दूसरा अनुभव, जो आप काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अनुभव। और तीसरा है स्किल, स्किल सीखना है। जैसे मान लीजिए आपको बात करना नहीं आता है, आइए मेरे साथ, गलती होगा ना। अभी सुमित कुमार हिम्मत किया ना, क्या हुआ, गलत हो रहा, कोई बात नहीं। मैं तो बोलता हूँ कोई अपमानित करता है ना तो उसको प्लस लीजिए, अपमानित करने दीजिए। भैया अपमानित करिए, ठीक है, वो उसका खुशी हो गया, चलो हमको तो सीखने मिल गया ना, देखो मेरे को अपमान हुआ। घबराना नहीं, हमको प्रयास करना है कि कल मैं और अच्छा दिखूंगा, है ना? तो ये बदलाव लाना है छोटे छोटे, ठीक है? तो पहला ज्ञान, दूसरा अनुभव, तीसरा स्किल। कोई भी नहीं चीज नहीं आता, सीख लीजिए। बोलना नहीं आता है, बोलना सीख लीजिए। चलना नहीं आता है, चलना सीख लीजिए। कपड़े पहनना नहीं आता है, कपड़े पहनना सीख लीजिए। गाना गाना नहीं आता है, सीख लीजिए। जो भी चाहिए आपको स्किल आपके प्रोफेशनल करियर में, सीख लीजिए और सीखा जा सकता है। तो चलिए, आप सभी के अच्छे भविष्य की शुभकामना करते हुए, आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए विदा लेंगे। लेकिन विदा लेने से पहले राजू नैन की सुनेंगे जी। सर कुछ सेशन हमारा हो जाता सर, हमारे अभी बैंक बाकी के। है क्या और और अभी क्या सर बाकी है आपका? बहुत सारा बाकी है सर, जो इम्पोर्टेंट लगे सर थोड़ा सा आप
कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि आप तो कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए, जैसे पीएचडी वेएचडी टाइप का होता है ना, वैसे हो गया तो इतने सारे है ना। आप लोग का ना पूरा हो गया कंप्लीट, एचआर पॉलिसी हो गया, सब हो गया। और अभी ना सवाल आएंगे 25 तारीख को ना एचआर राजू पॉलिसी के। नहीं हुआ, एचआर पॉलिसी नहीं हुआ, नहीं हुआ है, ठीक है। एचआर नहीं हुआ सर, क्रेडिट पॉलिसी नहीं हुआ सर। क्रेडिट पॉलिसी नहीं हुआ है आपका? नहीं, एचआर भी नहीं हुआ सर। अच्छा, तो ठीक है, तो उनमें से करा देंगे, ठीक है। एक्चुअल में 3-4 बैंकों का एक साथ 25 तारीख हो गया, और थोड़ा सा हमारे साथी भी थोड़ा कंजूसी करते हैं। मतलब एक 10 लोगों का ग्रुप भी नहीं बन पाता है। सोचिए 10 लोगों का ग्रुप बनता है ना, तो मैं इंटरनल पढ़ाता हूँ, तो 10 लोगों का ग्रुप बनता है कब? जब वो नोटिफिकेशन आ जाता है 15 दिन का। ये हमारे राजू नयन जी उतने दिन से जुड़े हैं, 3 लोग में से जुड़ के जेआरजीबी का मैं बोल रहा हूँ 10 हो जाए, 10 हो जाए। और 10 हुए कब? इनका जब नोटिफिकेशन आया तब 10 हुए, है ना राजू? अभी तो 12-14 हो चुके हैं सर। हाँ हाँ, अभी 12-14 हो चुके हैं। फिर भी हमने आपके काफ़ी पॉलिसीज को कवर किए हैं। 5 पॉलिसी वैसे पढ़ाना होता है: ऑडिट पॉलिसी, कस्टमर ग्रीवेंसेस पॉलिसी, रिकवरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, बिजनेस फिगर, और आपका जो होता है इंटरनल ऑडिट पॉलिसी। और अभी क्या है, एचआर पॉलिसी भी थोड़ा इंक्लूड कर रहा है, और आईटी पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। मतलब पॉलिसी जो है अब 10 हो गए हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि 1-2 क्वेश्चन भी हमारे से छूट जाए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जो है भगवान की दया से मिलता है। ठीक है, हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बहुत दो बहुत आपका पॉलिसी पढ़ाया गया सर मुख्य रूप से। एक जो है ना वो कस्टमर ग्रीवांसेस पॉलिसी बाकी है सर, है ना। हेलो। बताइए बताइए, क्या बाकी है? कस्टमर ग्रीवांसेस पॉलिसी भी बाकी है सर। कस्टमर ग्रीवेंसेस पॉलिसी बाकी है? जी। देखते हैं जरा। आपका जेआरजीबी है ना? जी। जेआरजीबी देख लेते हैं, जेआरजीबी का क्या क्या है। बिजनेस फिगर हो गया आपका, है ना? हाँ, बिजनेस बिजनेस फिगर बस इंटरनल ऑडिट पॉलिसी हो गया, हो गया सर। ठीक है। और आपका हो गया, रिकॉल क्वेश्चन सारे हो गए, राफिया ऑडिट हो गया, कंपनसेशन पॉलिसी हो गया, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो गया, क्रेडिट पॉलिसी तो हो चुका है। क्रेडिट पॉलिसी पूरा पढ़ाया हूँ। ये 2 साल पहले का है सर। हाँ, क्या बात दो कर, साल पुराना वीडियो है सर। पुराना वीडियो है? अरे अरे, ऐसे कैसे? अभी ताज़ा वीडियो है, हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये क्या है? ये जो है, अभी स्क्रीन दिख रहा है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जेआरजीबी का फोल्डर, ठीक। ये है जेआरजीबी, से कंट्रोल ऐप करेंगे तो जेआरजीबी आ जाएगा, ठीक है। जेआरजीबी आया। जेआरजीबी में देखिए 12 वीडियो है, 11 फाइल हैं। बिजनेस फिगर दिख रहा है जेआरजीबी 31 मार्च 2022। फिर आपका ये बिजनेस फिगर हो गया। फिर रिकॉल क्वेश्चन जेआरजीबी, ऑडिट पॉलिसी जेआरजीबी, इंटरनल ऑडिट पॉलिसी जेआरजीबी, ये वाला, ये देखो इंटरनल ऑडिट पॉलिसी, ये तो बदला नहीं, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का है ना। उसमें तो ए एंड ए प्लस का जो ऑडिट होगा, ऑडिट फ्रीक्वेंसी होगा 18 मंथ्स में होगा, और बी एंड सी का जो होगा 12 मंथ्स में होगा। तो ये सरल तरीके, ये देखिए है, इसको बोलते हैं क्रेडिट प्रोसेस। ऑडिट लिमिट है 10 लाख एंड अबव। और अगला जो महत्वपूर्ण चीज है वो है क्रेडिट एनुअल ऑडिट लिमिट। क्रेडिट एनुअल ऑडिट लिमिट ये है कि तो ये जो है ऋण समाधान योजना का स्टाफ लोन में जो ओडी लिमिट सैंक्शन होते हैं स्टाफ को, क्लरिकल को जो कितने, ये है ना। फिर ये है, फिर उसके बाद और है, देखो यहाँ पर जेआरजीबी का ये राफिया ऑडिट है। ये राफिया ऑडिट देखो ना, ऑडिट तो बदलता नहीं है। फिर उसके बाद चेक कलेक्शन पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है ना, आज पढ़े हैं ना, आज इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पढ़ा आपने? आज तो हम लोगों का नहीं हुआ सर। नहीं, 2 दिन नॉन पहले। एसएलआर इन्वेस्टमेंट होता है। नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं? ऐसा, ये देखो ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जिस तरह एक्सपोजर नॉन। फिर उसके बाद ये देखिए क्रेडिट है, क्रेडिट पॉलिसी है जेआरजीबी का। क्रेडिट पॉलिसी हुआ है अभी, इसे अभी छुआ है इसी सेशन में।
आप ये देखिए चैट बॉक्स में लिख 9 देना, फरवरी को तो हम उसको भी कवर करेंगे। तो हमारा है ना। फिर उसके बाद देखिए स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी है, प्रीमाइसेस पॉलिसी हो गया, जेआरजीबी का इंटरनल पॉलिसी का एमसीक्यू हो गया, काफी कुछ हो गया। क्रेडिट पॉलिसी भी हो चुका है। अभी सिर्फ एचआर पॉलिसी बचा है आपका, है ना, एचआर पॉलिसी बचा है। देख लेते हैं, एचआर पॉलिसी देख लेंगे, बाकी इंपॉर्टेंट सब है। और यकीन मानो आपका ना जो क्रेडिट की बात कर रहे हैं रिटेल स्कीम्स का है, वो रिटेल स्कीम का पॉसिबल नहीं है। रिटेल स्कीम का आप 5 चीजें आप देख लीजिएगा खुद ब खुद, है ना। तो इस तरह से आपका जो है कर लेंगे। और बाकी तो रोज पढ़ाई हो रही है, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। सुमित जी, एकदम में भगवान से प्रार्थना कर दी है, बढ़िया तरीके से जी सुंदर सर। बन के जाइएगा और सामना जी करिएगा। जो आता है उसको बता दीजिएगा, जो नहीं आता है उसके लिए क्षमा मांग लीजिएगा। अभी शॉर्ट एनालिसिस जी का वीडियो भी मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे विदा जी लेते हैं। और निराश नहीं होना है राजू जी, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आप तो सवाल आपके लिए ज़्यादा भेजेंगे हम एग्जाम के दिन, जब खत्म हो जाए ना तो सवाल। और हम वहाँ जो इन्विजिलेटर उनको बोलेंगे, उनको 2-3 सवाल दीजिए दूसरे बैंक का भी आपके लिए, ठीक है। कैनरा बैंक का, सेंट्रल बैंक का, सबका सवाल देंगे। आप ना नेशनलाइज बैंक के स्केल 2-3 के लिए भी तैयारी करते रहिए। आपका जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, सीधा भरिएगा और छलांग लगा दीजिएगा सीधे 3-4 में। अभी बैंकें ले रही ना, जो जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, लगातार 2 साल 3 साल से पढ़ रहे हैं ना, वो स्केल 3 में, स्केल 1 में आरआरबी में थे, अभी स्केल 3 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है, बैंक ऑफ इंडिया में है। तो ऐसे बैंकों का आते हैं अपॉर्चुनिटी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको 1 शॉट सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आपसे विदा लेते हैं, आपके बेहतर कार्य निष्पादन और आपके शानदार सफलता की एक बार पुनः कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। इस शानदार रात्रि में आप विश्राम करिए, भगवान के आशीर्वाद से आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, थैंक यू सो मच। गुड नाइट थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।